जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को 100 मीटर की ऊंचाई पर एक केबल कार में पाया। साथ में थी दो जुड़वां कॉलेज सुंदरियां, एक मैच्योर और दूसरी क्यूट, और मुझे मिला एक गॉड लेवल टैलेंट जिससे मेरा मुनाफा 100 गुना तक बढ़ सकता था। मेरा नाम लिन युआन है। आंख खोलते ही मेरे सामने दो बेहद खूबसूरत चेहरे थे जो मुझसे बस कुछ ही इंच की दूरी पर थे। उनकी बड़ी बड़ी आंखें मुझे घूर रही थी। मैं डर के मारे फौरन उठकर बैठ गया और जब पक्का कर लिया कि मेरी पैंट अभी भी पहनी हुई है तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। पर सामने बैठी दोनों लड़कियों का चेहरा एकदम उतर गया। थोड़ी बातचीत के बाद हमें पता चला कि हम तीनों ही एक साथ बेहोश हुए थे। जब आंख खुली तो हम इस तंग सी केबल कार में कैद थे और खिड़की के बाहर चारों ओर घना सलेटी कोहरा लहरा रहा था। केबल कार 100 मीटर की ऊंचाई पर लटकी थी और नीचे के ट्रैक का तो कहीं नामो निशा नहीं था। तभी अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी, ग्लोबल केबल कार सर्वाइवल गेम में आपका स्वागत है। ब्लू स्टार के सभी 10 अरब लोग सफलतापूर्वक टेलीपोर्ट किए जा चुके हैं। नियम के मुताबिक हर 3 लोग एक ही केबल कार में रहेंगे। सामान जुटाना और गाड़ी को अपग्रेड करना ही जिंदा रहने का इकलौता रास्ता था। मैंने जल्दी से हकीकत को समझा और अपने साथियों को गौर से देखा तो तुरंत पहचान गया कि ये जियांगडा यूनिवर्सिटी की मशहूर जुड़वां सुंदरियां थीं। बड़ी बहन जियांग किंगशुए शांत और तलवारबाजी में माहिर थी, वहीं छोटी बहन जियांग केके काफी चुलबुली थी। कॉलेज में दोनों को बर्फ और आग की जोड़ी कहा जाता था, पर तभी अचानक सिस्टम की स्क्रीन सामने आ गई। मुझे इस केबल कार का कैप्टन बना दिया गया जिसके पास सदस्यों को जोड़ने या निकालने और गाड़ी अपग्रेड करने की पूरी पावर थी। मैंने फौरन अपनी और केबल कार की स्टेटस स्क्रीन खोली। मेरी ताकत 12 पॉइंट्स थी। मेरी ताकत एक आम आदमी से थोड़ी ज्यादा थी और बाकी सब सामान्य था। पर यह लेवल 1 की लकड़ी वाली केबल कार काफी कमजोर थी। इसमें आर्मर और जगह बहुत कम थी और न ही कोई ईंधन या हथियार मौजूद था। डिफेंस लगभग 0 था। हथियार वाला कॉलम देखकर मैं समझ गया कि इस ऊंचाई पर हमला भी हो सकता है। ऐसे में सबसे जरूरी काम टैलेंट जगाना था, तो मैंने दोनों बहनों को आगाह किया और हमने एक साथ प्रक्रिया शुरू की। अगले ही पल मेरे सामने एक तेज सुनहरी रोशनी चमकी। मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, कोर पैसिव एक्टिवेट हो गया है। अब केबल कार का लेवल बढ़ने पर मुझे एक नया टैलेंट मिलेगा। मेरा शुरुआती टैलेंट आ चुका था, एक गॉड लेवल टैलेंट। इससे मुझे मिलने वाले संसाधनों या खजानों की क्वालिटी में 100 गुना तक का इजाफा हो सकता था। जहां दूसरे लोग घंटों तलाश करने के बाद शायद एक बोतल पानी ही ढूंढ पाएं, वहीं मुझे सीधे 100 बोतलें मिल सकती थी। यह काबिलियत मेरी सबसे बड़ी ताकत थी और मजे की बात यह है कि यह तो बस मेरा पहला टैलेंट था। जैसे जैसे मैं केबल कार अपग्रेड करूंगा मुझे लड़ाई, जानकारी और क्राफ्टिंग जैसे नए टैलेंट मिलते रहेंगे। मेरी तरक्की किसी भी आम खिलाड़ी से कहीं आगे होगी। तभी जियांग किंगशुए का अवेकनिंग पूरा हुआ। उसे एस क्लास पोटेंशियल मिला जिससे उसकी रफ्तार और ताकत दोगुनी हो सकती थी। बस थोड़ी देर के लिए वह कमजोर पड़ती। यह सुनकर मेरी आंखें चमक उठी। यह हमारी टीम की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। जियांग केके को बी क्लास मैकेनिकल टैलेंट मिला। इससे केबल कार की मरम्मत और अपग्रेड में लगने वाला सामान आधा रह जाएगा। एक लड़ाई संभालेगी, दूसरी लॉजिस्टिक्स देखेगी और संसाधन में जुटाऊंगा। हमारी टीम एकदम परफेक्ट थी। मैंने अपना टैलेंट नहीं छिपाया और बताया कि मैं संसाधनों को 100 गुना तक बढ़ा सकता हूँ। जियांग केके ने चौंक कर अपने मुंह पर हाथ रखा और पूछा, क्या अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा? जियांग किंगशुए की नजरों में भी मेरे लिए सम्मान बढ़ गया था। हमने काम बांट लिया। अब से खजाने खोलना और सामान इकट्ठा करना मेरी जिम्मेदारी होगी। मॉन्स्टर्स से निपटना जियांग किंगशुए का काम होगा और जियांग केके मरम्मत संभालेगी। इसके बाद सिस्टम के नियम अपडेट हुए। कैप्टन की इजाजत के बिना कोई भी बाहरी व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हो सकता और जब तक केबिन सुरक्षित है अंदर हम पर कोई हमला नहीं कर पाएगा। यानी यह केबल कार सिर्फ एक सवारी नहीं बल्कि हमारा मजबूत किला है। शुरुआती केबल कार 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, पर इसमें जगह बहुत कम है। हमें जगह और सुरक्षा बढ़ानी होगी। हर टीम को दिन में सिर्फ एक बार नीचे उतरने का मौका मिलता है। रात में मॉन्स्टर्स बहुत खतरनाक हो जाते हैं, इसलिए बिना तैयारी के उतरना जानलेवा हो सकता है। मैंने जियांग किंगशुए के स्टैट्स देखे। उसकी ताकत और फुर्ती मुझसे कहीं ज्यादा थी। अगले लेवल के लिए हमें लकड़ी, लोहा और कांच चाहिए ताकि जगह और सुरक्षा बढ़ सके। लेवल 2 पर केबल कार में लोहे की परत और आरामदायक सीटें भी लग जाएंगी। जियांग केके की काबिलियत से सामान की बचत होगी जिससे हमारा अपग्रेड आसान हो जाएगा। मैंने तय किया कि जियांग केके केबल कार में ही रहेगी क्योंकि वह लॉजिस्टिक्स संभालने में माहिर है। वह नीचे जाकर खुद को खतरे में नहीं डाल सकती थी, इसलिए जियांग किंगशुए मेरी सुरक्षा करेगी। मेरी शक्ति को बढ़ाने के लिए मुझे खजाने और सप्लाई को खुद छूना होगा, इसलिए पहले दिन सिर्फ हम दोनों ही नीचे उतरेंगे। जियांग किंगशुए ने मुझे लकी कैट कहकर काम शुरू करने को कहा। मैंने एतराज किया तो उसने बिना किसी भाव के अपना शब्द ही बदल दिया। तभी सिस्टम का अलर्ट आया कि नीचे सामान मिला है। हमने एक दूसरे को देखा और कंफर्म कर दिया। फिर केबल कार नीचे उतरने लगी। खंडहरों के किनारे रुकते ही मैंने जियांग किंगशुए को फिर चेतावनी दी कि दरवाजा लॉक रखे और कोई भी आवाज सुनकर बाहर न आए।
हम रस्सी के सहारे नीचे सरक गए। हमारी पहली खोज शुरू हो चुकी थी और सिस्टम मैप पर कुछ लाल निशान भी दिख रहे थे। मुझे लगा कि वो सप्लाई चेस्ट होंगे और सबसे नजदीकी बस 200 मीटर दूर था, पर जियांग किंगशुए ने याद दिलाया कि बिना हथियारों के सीधा खतरा मोल लेना ठीक नहीं होगा। इसलिए मैंने तय किया कि पहले हम उसी मैदान की तरफ बढ़ें जहां उस टीम पर हमला हुआ था। शायद मॉन्स्टर अब तक वहां से जा चुके हों और शायद उन खिलाड़ियों का सामान भी वहीं पड़ा हो। हम दोनों दीवार के सहारे सावधानी से आगे बढ़े, पर वहां कोई विशाल चूहा नहीं दिखा। मैंने तुरंत आसपास बिखरा हुआ सारा सामान जुटाना शुरू किया और आखिरकार हमें 2 लकड़ियां मिल ही गईं। साथ ही एक लोहे का टुकड़ा, एक मजबूत बैटल एक्स और एक टिकाऊ लकड़ी का डंडा भी मिला। शुरुआत में ही इतना अच्छा हथियार मिलना वाकई किस्मत की बात थी। मैंने बिना झिझक वो कुल्हाड़ी जियांग किंगशुए को दे दी और खुद के लिए सिर्फ डंडा रखा, जिसे देखकर वो थोड़ी हैरान रह गई। आखिरकार वो कुल्हाड़ी हमारे पास मौजूद इकलौता बेहतरीन हथियार थी, पर मैंने उससे कहा कि उसकी ताकत उसे इसका सबसे बेहतर इस्तेमाल करने में मदद करेगी। मुझे सामान हड़पते न देखकर उसने एक पल के लिए सोचा और आखिरकार हाथ बढ़ाकर उसे ले ही लिया। फिर हम खजाने की दिशा में आगे बढ़ने लगे। रास्ते में जो भी सूखी टहनियां मिली मैंने एक भी नहीं छोड़ी, क्योंकि 10 टहनियों से एक लकड़ी बन सकती थी। संसाधन चाहे कितने भी छोटे हों, हमें बस जल्द से जल्द अपग्रेड पूरा करना था। आज रात तक हमारे पास एक सुरक्षित केबिन होगा। तभी हम एक ढहे हुए भवन के कोने पर पहुंचे, जहां साए में एक पुरानी धातु की चमक वाला बॉक्स पड़ा था। सिस्टम के मुताबिक यह सबसे मामूली ब्रॉन्ज चेस्ट था, पर नए खिलाड़ियों के लिए यह भी बहुत कीमती है। यह चेस्ट ब्रॉन्ज से लेकर लेजेंडरी तक 6 श्रेणियों में बटे थे। आमतौर पर ब्रॉन्ज चेस्ट से बस साधारण चीजें ही निकलती हैं, लेकिन मेरे पास 100 गुना ज्यादा फायदा पाने की खूबी थी। मैं चेस्ट के पास पहुंचा और जैसे ही मैंने ढक्कन को छुआ, मेरी जादुई शक्ति सक्रिय हो गई और एक तेज बैंगनी रोशनी आसमान की ओर लपकी। मैं वहीं दंग रह गया, क्योंकि उस मामूली ब्रॉन्ज चेस्ट से सचमुच बैंगनी रंग के कीमती उपकरण निकले थे। जो इनाम पहले सिर्फ साधारण भेड़ की खाल के ब्रेसर्स होने वाले थे, वे अब 2 बेहतरीन बैंगनी सेट में बदल चुके थे। एक काली सफेद कॉम्बैट मेड ड्रेस थी और दूसरी गुलाबी सफेद मैकेनिकल असिस्टेंट वाली। इसका असर तो मैंने सोचा भी नहीं था। इससे ताकत में 1, फुर्ती में 6 और बचाव में 5 अंक बढ़ सकते थे। इसमें तेज गति का कौशल भी था, जिससे रफ्तार 20% बढ़ जाती। सिर्फ ये एट्रीब्यूट बोनस ही किसी वयस्क की शारीरिक क्षमता मुफ्त में पाने जैसा था। जियांग किंगशुए के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं था। वहीं मैकेनिकल असिस्टेंट वाली ड्रेस सेहत और मानसिक शक्ति बढ़ाती थी और केबल कार की मरम्मत करते वक्त सामान की खपत भी कम करती। ये गियर जियांग के मैकेनिकल टैलेंट के लिए एकदम सही था, मानो ये खास उसी के लिए बना हो। मैंने गुलाबी वाली ड्रेस रख ली और काले सफेद सूट को उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसे पहनने को कहा। वो एकदम सकपका गई और उसके कान कानों तक लाल हो गए। आमतौर पर स्पोर्ट्सवेयर और फेंसिंग गियर पहनने वाली इस जेल गार्ड ने ऐसा स्टाइल कभी नहीं आजमाया था। मैंने तुरंत उसे स्टैट्स दिखाए और समझाया कि इस खतरनाक दुनिया में ये एट्रीब्यूट्स उसकी दूसरी जिंदगी जैसे हैं। जियांग किंगशुए हिचकिचा तो रही थी, पर आखिरकार उसने कपड़े ले ही लिए। मैंने अपनी नजरें फेर ली और कुछ ही पल में उसने कपड़े बदल लिए। अब उस काले सफेद कॉम्बैट ड्रेस में उसका अंदाज एकदम ही अलग था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी स्ट्रेंथ तुरंत 25 के पार पहुंच गई और लड़ने की ताकत बढ़ गई। मैंने भी कहा कि यह पर्पल गियर उस पर बहुत जंच रहा है। उसे मेरा इस तरह देखना अजीब लगा, इसलिए मैं बस एक डंडा लेकर उसके पीछे चलने लगा। जल्द ही हम एक जंगल में पहुंचे। उसने कुल्हाड़ी से पेड़ काटे और मैं सामान जुटाने लगा। उस पर्पल गियर और बढ़ी हुई स्ट्रेंथ की वजह से वो तेजी से पेड़ काटने लगी। आधे घंटे के अंदर हमने 16 यूनिट लकड़ी और 8 यूनिट लोहा जमा कर लिया, जो अपग्रेड के लिए काफी था। अब बस खिड़कियां बनाने के लिए शीशे की जरूरत थी। मैंने सिस्टम से सर्च किया तो पता चला कि ये सामान ज्यादातर पुरानी दुकानों या ऑफिसों में मिल सकता है। नक्शा दिखा रहा था कि 1 किलोमीटर दूर सड़क किनारे एक स्टोर था, जहां खाना और शीशा दोनों मिल सकते थे। हमारी भूख भी बढ़ने लगी थी, इसलिए हमें जल्द ही कुछ खाना तलाशना था, वरना हमारे स्टैट्स लगातार घटते रहेंगे। दूर वाले फार्म में शीशा तो मिल सकता था, पर 6 किलोमीटर का चक्कर काटकर हम सुरक्षित वापस नहीं लौट पाते। ज्यादातर लोग एक वक्त का खाना तक नहीं जुटा पा रहे थे, यहाँ तक कि पानी के लिए लकड़ी का सौदा हो रहा था। तभी अचानक चैनल पर एक सुनहरा मैसेज आया और झाओ तिएजू नाम का खिलाड़ी अपनी ताकत दिखाने लगा। झाओ तिएजू की शुरुआत की स्ट्रेंथ 14 थी और उसके पास बर्सर्क स्ट्राइक भी था। उसने दावा किया कि वो आम मॉन्स्टर्स को आसानी से संभाल लेगा और स्टोर से खाना व पानी लेकर आएगा। चैनल पर तो उसकी तारीफों की बाढ़ आ गई, पर उसकी 14 स्ट्रेंथ और मेरे पास खड़ी 26 स्ट्रेंथ वाली जियांग किंगशुए को देखकर मुझे समझ नहीं आया कि लोग उसे इतना महान कैसे मान रहे हैं। झाओ तिएजू जिस स्टोर की बात कर रहा था, वही हमारा भी निशाना था। जियांग किंगशुए ने आगाह किया कि हमें जल्दी करना होगा, वरना कोई और अच्छा सामान लूट लेगा। पर जैसे ही हम निकलने वाले थे, तभी स्क्रीन पर लाल रंग का एक सिस्टम नोटिस चमका। खिलाड़ी झाओ तिएजू गेम से बाहर हो चुका था। स्टोर में घुसने के 3 मिनट के अंदर ही उसका खेल खत्म हो गया।
पूरा चैट चैनल पहले तो सन्न रह गया और फिर अचानक वहां अफरा तफरी मच गई। 14 स्ट्रेंथ और लेवल 1 टैलेंट होने के बावजूद वो 3 मिनट भी नहीं टिक सका। सबको लगा कि स्टोर में कोई खूंखार मॉन्स्टर छिपा है, इसलिए जो लोग नीचे उतरने की सोच रहे थे वे केबल कार में ही दुबक कर इंतजार करने लगे। मैंने भी अपना निशाना बदलने के बारे में सोचना शुरू कर दिया, पर फॉर्म बहुत दूर था और सूरज ढलने में बस 1 घंटा बचा था। जियांग किंगशुए की स्ट्रेंथ झाओ तिएझू से कहीं ज्यादा थी और उसके पास रफ्तार बढ़ाने वाली स्किल भी थी। हमने तय किया कि पहले करीब जाकर देखते हैं, अगर सब ठीक लगा तो अंदर जाएंगे, वरना मौका मिलते ही तुरंत पीछे हट जाएंगे। 10 मिनट बाद वो आधी ढह चुकी दुकान हमारे सामने थी। उसका टूटा हुआ बोर्ड हवा में हिल रहा था और दरवाजे के पास कंक्रीट पर उथल पुथल के निशान थे। मैं और जियांग किंगशुए एक आड़ के पीछे छिपकर 5 मिनट तक वहां नजर बनाए रहे, पर हमें वहां कोई बड़ा मॉन्स्टर नहीं दिखा, जिससे हमें तसल्ली हो गई कि आसपास सब ठीक है। हम एक एक करके दुकान के अंदर गए। ज्यादातर शेल्फ तो गिरे हुए थे, पर कोनों और लॉकरों में अभी भी काफी सामान पड़ा था। मैंने तुरंत सामान जुटाना शुरू किया और देखते ही देखते मुझे 5 एनर्जी बिस्कुट, बीफ के 2 डिब्बे और पानी की 6 बोतलें मिल गईं। मेरे ग्रेट एक्सप्लोजन बूस्ट की वजह से मुझे जो खाना मिला वो न सिर्फ ज्यादा था, बल्कि उसकी क्वालिटी भी आम खिलाड़ियों के सामान से कहीं बेहतर थी। कुछ ही मिनटों में मेरा बैग भर गया। अब हमारे पास काफी खाना और सामग्री था, इसलिए हमने आगे न जाकर तुरंत वापस लौटने का फैसला किया। मगर जैसे ही जियांग किंगशुए दुकान से बाहर कदम रखने वाली थी, तभी मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट हुई। मैंने बिना सोचे उसकी कलाई पकड़ी और उसे पूरी ताकत से पीछे खींच लिया। ठीक अगले ही पल जिस जगह वो कदम रखने वाली थी वहां की जमीन धंस गई और कीलों व कांटों वाला एक खतरनाक जाल सामने आ गया। अगर वो कदम पड़ता तो जियांग किंगशुए की 26 स्ट्रेंथ भी उसे नहीं बचा पाती। उन कांटों को देखकर मेरी पीठ पर पसीना आ गया। उसने नीचे अपनी कलाई की तरफ देखा, पर मेरा ध्यान बाहर से आती कदमों की आहट पर था। 13 हल्के हरे रंग के छोटे कद के गोबलिन हमें घेरने लगे। सिस्टम ने बताया कि इनकी ताकत कम है, पर ये काफी समझदार होते हैं और ये जाल बिछाकर हमला करने में माहिर हैं। मैं तुरंत समझ गया कि झाओ तिएझू किसी बड़े मॉन्स्टर से नहीं बल्कि इनके जाल में फंस गया था। जैसे ही उनका जाल नाकाम हुआ, वे चीखते हुए हम पर झपटे। जियांग किंगशुए ने हाथ छुड़ाया और फौरन मेरे आगे आकर ढाल बनकर खड़ी हो गई। अगले ही पल उसने अपने स्किल्स चालू किए और वो एक काले सफेद धुंधले अक्स में बदल गई। उसकी वज्र कुल्हाड़ी से ऊर्जा की एक लकीर निकली और सामने खड़े 2 गोबलिन्स पलक झपकते ही ढेर हो गए। उसके वार बेहद तेज और सटीक थे। भले ही वो दिखने में नाजुक लग रही थी, पर उसका अंदाज किसी योद्धा जैसा था। कुल्हाड़ी थामे वो किसी युद्ध देवी की तरह लग रही थी। उसे देखकर मुझे लगा कि मेरी फालतू की चिंता बेकार थी। राक्षसों को साफ करने के बाद हमें जमीन पर एक छोटा सा थैला मिला, जो शायद किसी गोबलिन का था। उसकी क्वालिटी तो बहुत कम थी, पर जियांग किंगशुए ने उसे मुझे थमा दिया और मेरी किस्मत ने फिर से कमाल कर दिखाया। वो चीज जो मामूली दर्जे की लग रही थी, अचानक नीली रोशनी से चमक उठी। उस छोटे से थैले से हमें लकड़ी के साथ साथ 50 लीटर दुर्लभ ईंधन भी मिल गया। मुझे नहीं पता था इस ईंधन का इस्तेमाल कैसे होगा, पर जियांग किंगशुए को लगा कि शायद ये मशीनों या गाड़ियों में काम आए। इस ईंधन की कीमत बहुत ज्यादा थी। सूरज ढल चुका था और अंधेरे से राक्षसों के दहाड़ने की आवाजें आ रही थी। हमें बस उस एंकर पॉइंट तक पहुंचना था ताकि केबल कार आकर हमें ले जा सके। हम करीब 400 मीटर दूर एक खंडहर की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। झाड़ियों में बार बार लाल आंखें चमकती दिख रही थी, पर जियांग किंगशुए आगे चल रही थी, जिससे मुझे फिक्र नहीं हुई। मैंने मजाक में कहा, तुम मुझे इतना बचा रही हो कि लोग समझेंगे मैं तुम्हारे सहारे जी रहा हूँ। उसने बिना मुड़े बस इतना कहा कि वो मुझ पर ही भरोसा करना चाहती है। मैं चुपचाप उसके पीछे चलने लगा। कुछ मिनटों बाद आखिरकार हमारे सामने हल्की पीली रोशनी दिखी, जो उस एंकर पॉइंट के ठीक पीछे से आ रही थी। वहां एक अजनबी खड़ा था, जिसके हाथ में जंग लगा फावड़ा था। इस दुनिया में अकेले खिलाड़ी राक्षसों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए मैंने और जियांग किंगशुए ने फौरन खुद को तैयार कर लिया। उसने हाथ उठाकर दिखाया कि उसका इरादा बुरा नहीं है। उसने बताया कि वो पास के एक शेड से भागा है और उसके साथी बिछड़ गए हैं। वो बस राक्षसों का डर और अपनी किस्मत का रोना रो रहा था। मुझे उसकी बातों पर पूरा यकीन नहीं था। वो बात तो कर रहा था, पर नियत खराब थी। उसकी नजरें जियांग किंगशुए के बैंगनी गियर पर टिकी थीं और आंखों में साफ लालच दिख रहा था। वो अपने साथियों के लिए भी ऐसा ही सेट चाहता था। मेरा चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और मैंने उसे सुधरने की चेतावनी दी। जियांग किंगशुए भी चिढ़ गई थी, पर अंधेरे की वजह से उसने चुप्पी साधे रखी। जैसे ही मैं निकासी डिवाइस के पास गया, मुझे एक जरूरी सूचना मिली। एक बार में सिर्फ एक टीम ही जा सकती है और उसके बाद 60 मिनट का इंतजार करना होगा। चारों तरफ बस घना अंधेरा था। राक्षसों के दहाड़ने की आवाजें बढ़ने लगी थीं। अगर हम 1 घंटा बाहर रुकते तो मौत को बुलावा देते। तभी उस आदमी का अंदाज ही बदल गया। वो दावा करने लगा कि ये एंकर पॉइंट उसका है। उसका कहना था कि पहले उसे जाना चाहिए। फिर उसने जियांग किंगशुए को झांसा देने की कोशिश की। कहा कि अगर वो उसकी टीम में आ जाए तो मुझे जाने देगा। इस बात से मेरा खून खौल उठा। वो अब भी पहले आने के हक का बहाना बना रहा था ताकि मैं अपने साथियों को छोड़ दूं। पर मैंने साफ कह दिया कि कैप्टन होने के नाते मैं किसी टीममेट को मोहरा नहीं मानूंगा। मेरी बात सुनकर जियांग किंगशुए ठिठक गई। इस बेरहम दुनिया में जहां लोग संसाधनों के लिए अपनों को भी छोड़ देते हैं, मेरे इस फैसले ने उसका भरोसा जीत लिया।
जब उसने देखा कि मैं पीछे नहीं हटने वाला तो उसने अपना असली रंग दिखा दिया। वो डींगे मारने लगा कि उसके पास 14 पॉइंट स्ट्रेंथ है। पर जैसे ही मैंने ये आंकड़ा सुना, जियांग किंगशुए के पास बात करने का धीरज नहीं था। उसकी ताकत तो 26 पॉइंट थी। उसने एक पल में ही झपट्टा मारकर उस आदमी का फावड़ा तोड़ दिया। वो आदमी उसके वार को देख तक नहीं पाया और बुरी तरह बेबस हो गया। उसका सारा घमंड गायब हो गया और वो जान बचाने के लिए अपने साथियों का वास्ता देने लगा। पर जियांग किंगशुए ने उसे दोबारा हमला करने का मौका नहीं दिया और मामला वहीं खत्म कर दिया। उसके इस तेज अंदाज को देखकर मुझे लगा कि वो इस बेरहम दुनिया के लिए बिल्कुल सही है। यहाँ हिचकिचाहट या दया दिखाना जानलेवा हो सकता है। मैंने उस आदमी के बैग की तलाशी ली तो मुझे 4 लकड़ी, 3 लोहे के टुकड़े और 2 साबुत शीशे मिले। सारा जरूरी सामान इकट्ठा होते ही मैंने तुरंत निकासी एंकर चालू कर दिया। आसमान में पीली रोशनी की एक किरण चमकी और देखते ही देखते केबल कार आ गई। हमने सुरक्षा ताले लगाए और धीरे धीरे ऊपर उठने लगे, जबकि ठंडी हवा हमारे कानों के पास से सनसनाती हुई गुजर रही थी। जमीन पर राक्षसों की आवाजें अब धीमी पड़ रही थीं। ऊपर जाते वक्त जियांग किंगशुए ने अचानक पूछा कि क्या मुझे चोट लगी है। मैंने हंसते हुए कहा कि मैं तो ठीक हूँ, असली जरूरत तो तुम्हारी है। मेरी बात सुनकर उसके होंठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने धीरे से माफी मांगी और मेरा साथ न छोड़ने के लिए शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा कि इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। अब हम एक ही टीम का हिस्सा हैं, तो साथियों की रक्षा करना मेरा फर्ज है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो एक दूसरे पर भरोसा करना जरूरी है। जियांग किंगशुए ने सिर हिलाया। उसकी आंखों से वो कड़वाहट मिट चुकी थी। केबल कार का दरवाजा खुलते ही जियांग केके दौड़कर आई और अपनी बहन को गले लगा लिया। वो अकेले इस ऊंचाई पर काफी घबराई हुई लग रही थी। मैंने जियांग केके के बालों को सहलाया और उसे भरोसा दिलाया कि हम सुरक्षित वापस आ गए हैं और हमारे पास कई दिनों का खाना भी है। सामान मिलते ही वो मुस्कुराने लगी, पर जैसे ही उसने जियांग किंगशुए के कपड़े देखे वो सन्न रह गई। जियांग केके ने उसकी काली सफेद मेड ड्रेस को देखकर हैरानी से पूछा कि उसे ये स्टाइल कब से पसंद आने लगा। जियांग किंगशुए का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने तुरंत सफाई दी कि सिर्फ कॉम्बैट पावर बढ़ाने वाला गियर है। मैंने भी एक गुलाबी सफेद पोशाक निकाली जो मेंटल पावर बढ़ाकर सामान की खपत कम कर सकती थी। उसे देखते ही जियांग केके की आंखें फटी रह गईं। किंगशुए ने उसे तुरंत कपड़े बदलने को कहा क्योंकि सुरक्षा के लिए ये गुण जरूरी थे। पर जियांग केके शर्माते हुए मेरी तरफ देखने लगी और धीरे से पूछा, क्या मुझे भी कमांडर की असिस्टेंट बनना पड़ेगा? यह सुनकर हम दोनों दंग रह गए और हमने उसे समझाया कि यह सिर्फ सिस्टम का गियर है। फिर वह केबिन के कोने में कपड़े बदलने चली गई। थोड़ी देर बाद जब वह गुलाबी गियर पहनकर बाहर आई तो अपनी बहन के मुकाबले कहीं ज्यादा प्यारी लग रही थी। चेहरे एक जैसे थे पर दोनों का मिजाज बिल्कुल अलग था। उन्हें साथ देख मैं भी टकटकी लगाने लगा, पर मेरी एक छोटी सी सलाह ने केबिन का माहौल ही बिगाड़ दिया। जियांग किंगशुए ने मुझे घूरकर जोर से एक थप्पड़ जड़ दिया। उसकी 26 पॉइंट वाली ताकत का अंदाजा मुझे तब हुआ जब मैंने दर्द से अपना हाथ पकड़ लिया और जियांग केके दौड़कर मेरे पास आ गई। केके अपनी बहन से शिकायत करने लगी कि उसने बहुत जोर से मारा। इस हंगामे के बाद सारा तनाव खत्म हो गया और हम तीनों का रिश्ता भी गहरा होता गया। फिर मैंने सबको कंट्रोल पैनल के पास बुलाया। मैंने गॉब्लिन की जेब से मिला 50 लीटर ईंधन निकाला और उसे कंट्रोल कंसोल में डाल दिया। मशीनों की गूंज के साथ सिस्टम ने सारा ईंधन सोख लिया और केबल कार का पावर सिस्टम चालू हो गया। जो गाड़ी पहले सिर्फ फिसल सकती थी अब उसमें रफ्तार घटाने और बढ़ाने की ताकत आ गई थी। इस ईंधन से हम 20 की रफ्तार से 500 किलोमीटर तक जा सकते थे, जिससे हम मॉन्स्टर्स और खराब मौसम से बच सकते थे। जियांग केके ने उत्साहित होकर कहा, इससे हम दूसरों से पहले जरूरी रिसोर्स हासिल कर सकते हैं और अपग्रेड के बाद ईंधन भी बचा सकेंगे। अब हमारे पास भरपूर खाना और ईंधन था। कॉम्बैट और लॉजिस्टिक्स भी तैयार था। बस एक आखिरी शीशे के टुकड़े की कमी थी। हमने मेज पर अपना राशन सजाया और ताकत बढ़ाने लगे। गोश्त की महक पूरे केबिन में फैल गई। जहां दूसरे खिलाड़ी पानी के लिए तरस रहे थे, हमें बेहतरीन खाना मिल रहा था। पेट भरने के बाद मैंने सामान का हिसाब लगाया। लकड़ी और लोहा तो काफी था, पर शीशे की एक कमी थी। बाहर अंधेरा था, इसलिए गाड़ी से उतरना अब मुमकिन नहीं था। क्या हमें कल तक इंतजार करना होगा? तभी मुझे ख्याल आया कि इस इलाके में हजारों खिलाड़ी हैं। शायद किसी के पास वो शीशा हो जिसकी हमें जरूरत है। मैंने तुरंत ट्रेडिंग हॉल खोला और 30 फुलनेस पॉइंट बढ़ाने वाले कंप्रेस्ड बिस्कुट लिस्ट कर दिए, जिसके बदले में मुझे पूरा शीशा चाहिए था। सौदे की खबर आते ही पब्लिक चैनल पर हंगामा मच गया। ज्यादातर खिलाड़ी अभी भी जंगली फलों और गंदे पानी के सहारे किसी तरह जिंदा थे, पर मैं बुनियादी सामान के बदले दुर्लभ खाना दे सकता था। देखते ही देखते अनगिनत मैसेज आने लगे। कोई साथ ले चलने की मिन्नतें कर रहा था, कोई खाना बदलना चाहता था, तो कोई मुझ पर हैकिंग का शक कर रहा था। मैंने उन बेकार के मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप इंतजार किया। 3 सेकंड से भी कम में ट्रेड वाला नोटिफिकेशन बज उठा। एक भूखे खिलाड़ी ने कंप्रेस्ड बिस्कुट के बदले सही सलामत शीशा दे दिया और दोनों की जरूरतें पूरी हो गईं। और आखिरकार हमने अपग्रेड के लिए सारा सामान जमा कर लिया था। मैंने तुरंत शीशे का आखिरी टुकड़ा कंट्रोल पैनल में लगाया और बिना झिझक अपग्रेड चुन लिया। पूरी केबल कार जोर जोर से कांपने लगी और नीली रोशनी पूरे डिब्बे पर छा गई। तभी सभी खिलाड़ियों की स्क्रीन पर एक सुनहरी घोषणा आई। लिन युआन की टीम को इस क्षेत्र में केबल कार को लेवल 2 पर अपग्रेड करने वाली पहली टीम बनने पर बधाई। इनाम में 100 क्षेत्रीय प्रतिष्ठा अंक मिलेंगे।
इससे हमारे सारे स्टैट्स एक अंक बढ़ गए। पब्लिक चैनल पर तो जैसे तहलका मच गया, क्योंकि जब बाकी लोग खाना ढूंढ ही रहे थे, हमने अपना पहला अपग्रेड पूरा कर लिया था। नीली रोशनी के बीच वह पुराना लकड़ी का डिब्बा तेजी से फैलने लगा। अंदर की जगह दोगुनी हो गई और लकड़ी की जगह हल्का अलॉय आ गया। सारे छेद बंद हो गए, खिड़कियां मजबूत कांच में बदल गईं और ऊपर एक एनर्जी लाइट जल उठी। यहाँ तक कि ठंडी बेंचें भी अब नरम सीटों में बदल चुकी थीं। छोटी मेज भी मेटल की हो गई और पीछे एक अलग केबिन भी बन गया, जिससे हमें थोड़ी प्राइवेसी मिल गई। अब रात की ठंड अंदर नहीं आ सकती थी। पूरी केबल कार अब एक सुरक्षित पनाहगाह जैसी लग रही थी। जियांग केके तो नए फर्श पर खुशी से इधर उधर घूमने लगी और जियांग किंगशुए ने भी चैन की सांस ली। वो मजबूत दीवारों को देखकर सुकून महसूस कर रहे थे, पर मैंने उन्हें याद दिलाया कि लेवल 2 तो बस शुरुआत है, असली खतरा अभी बाकी है। जब अपग्रेड पैनल पर बाहरी हथियारों का विकल्प दिखने लगा, इसका मतलब था कि ऊंचाइयों पर भी राक्षस मिल सकते हैं। अभी का अलॉय और कांच सिर्फ मामूली टक्कर झेल पाएंगे। किसी बड़े उड़ने वाले जीव ने हमला किया तो ये सब तबाह हो जाएगा। हमें जल्द ही कोई हवाई रक्षा प्रणाली बनानी होगी। तभी मेरा कोर पैसिव फिर से सक्रिय हो गया। केबल कार के हर लेवल अप पर मुझे एक नया टैलेंट मिलेगा। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। पिछला टैलेंट ही इतना जबरदस्त था तो दूसरा आखिर क्या होगा। केबल कार लेवल 2 पर पहुंचते ही मैंने एक और एसएसएस क्लास टैलेंट हासिल कर लिया, जो हर दिन 3 खुफिया जानकारियां देगा। इससे मुझे खतरों और संसाधनों का पहले ही पता चल जाएगा, जिससे मैं दूसरों से बहुत आगे रहूंगा। सिस्टम ने 3 जानकारियां दी, जिनमें से एक ने मुझे डरा दिया। आज रात 11:30 बजे ट्रैक 7 पर 3 ब्लड बैट्स आएंगे। वे हमारी लेवल 2 केबल कार पर हमला कर सकते हैं। हालांकि वे मामूली मॉन्स्टर हैं, लेकिन हम जमीन से सैकड़ों मीटर ऊपर हैं। जमीन पर तो बचने की जगह मिल जाती है, पर हवा में केबल कार का हाल कुछ और ही होगा। अगर ब्लड बैट्स कांच तोड़कर अंदर घुस आए तो हमारा हिलना भी मुश्किल हो जाएगा, और कोई डिब्बे से बाहर गिरा तो सीधा कोहरे में समा जाएगा। हमें उन्हें किसी भी हाल में पास नहीं आने देना है। शुक्र है कि मुझे खुफिया जानकारी मिल गई थी, इसलिए मैंने फौरन एयर डिफेंस हथियारों का पेज खोला। अभी लेवल 2 पर मैं सिर्फ लकड़ी के क्रॉसबाउ और मैकेनिकल ट्रैप ही बना सकता हूँ। क्रॉसबाउ दूर से हमला करने के लिए है, जबकि ट्रैप्स को बाहर लगाया जाएगा ताकि उड़ने वाले मॉन्स्टर्स को रोका जा सके। पर जैसे ही मैंने क्राफ्टिंग की कीमत देखी तो मेरे माथे पर बल पड़ गए। क्रॉसबाउ के लिए 4 लकड़ी, 5 तीरों के लिए 5 लकड़ी और 1 लोहा, और 3 ट्रैप्स के लिए 5 लोहे की जरूरत थी। हमारे पास इतना सामान नहीं था कि पूरा डिफेंस सिस्टम एक साथ बना सके। जब मैं सामान फिर से बांटने की सोच ही रहा था, तभी मुझे याद आया कि डिब्बे में एक मैकेनिकल जीनियस भी है। जियांग केके का बी क्लास टैलेंट क्राफ्टिंग खर्च को 20% तक कम कर सकता है, और उसके बैंगनी गियर से 10% की और छूट मिल सकती है। मैंने फौरन जियांग केके को कंट्रोल पैनल के पास बुलाया और उसे बताया कि आज रात उड़ने वाले मॉन्स्टर्स आ सकते हैं, इसलिए हमें एयर डिफेंस लाइन तैयार करनी होगी। जियांग किंगशुए ने भी मेरी योजना का समर्थन किया, क्योंकि खतरा आने पर तैयारी का समय नहीं मिलेगा। जियांग केके ने जब सुना कि वो मदद कर सकती है तो उसने तुरंत गंभीरता से कंट्रोल पैनल संभाल लिया। मैकेनिकल टैलेंट और बैंगनी गियर की वजह से जिसे बनाने के लिए 9 लकड़ी और 11 लोहे चाहिए थे, वो काम अब 6 लकड़ी और 8 लोहे में हो गया। जो मामला एक लोहे की कमी से अटका पड़ा था, जियांग केके की वजह से सब कुछ मुमकिन हो गया। मैंने फौरन 2 ट्रैप्स, एक क्रॉसबाउ और 5 तीरों का निर्माण शुरू कर दिया, और उसने क्राफ्टिंग का समय भी 30% से ज्यादा कम कर दिया। मैं उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसने बहुत सारा सामान बचा लिया था। जियांग केके की उदासी भी अब गायब हो गई थी। 10 मिनट से भी कम समय में हमारे हवाई सुरक्षा उपकरण तैयार हो गए और हमने ट्रैप्स को दीवारों पर लगा दिया। 5 तीरों को लोड करने के बाद हमारी पहली रक्षा पंक्ति तैयार थी। बाहर अब पूरी तरह अंधेरा हो चुका था और धुंध में लाल आंखें चमक रही थीं। मैंने पब्लिक चैनल खोला, जहां हड़कंप मचा हुआ था। लोग कह रहे थे कि केबल कार पर हमला हो रहा है, पर मेरे पास जानकारी थी तो मुझे डरने की जरूरत नहीं थी। मैंने चैनल बंद किया और अपना स्टेटस पैनल खोला। लेवल 2 पर पहुंचते ही हमारी ताकत और फुर्ती बढ़ गई थी। अब मेरी स्ट्रेंथ 19 पॉइंट्स की हो गई थी। मेरी स्टैमिना और फुर्ती 17 पर पहुंच गई थी और मानसिक क्षमता 20 को पार कर चुकी थी। भले ही मेरे पास कोई कॉम्बैट टैलेंट न हो, पर मेरी शारीरिक क्षमता अब एक सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा थी। जब तक केबल कार का आर्मर सलामत है, बाहर के राक्षस हमारे अंदर नहीं घुस पाएंगे। जियांग किंगशुए ने बाहर अंधेरे को देख राहत की सांस ली, पर जियांग के डर के मारे अपनी स्कर्ट पकड़े कांप रही थी। तभी अचानक धुंध में पंखों की तेज आवाज आई और 3 जोड़ी लाल आंखें चमक उठी। सबसे बाईं तरफ वाला चमगादड़ सीधे दीवार के ट्रैप से जा टकराया। मैकेनिज्म ने उसे तुरंत जकड़ लिया और बाकी दोनों ने अपनी दिशा बदल ली। मैंने बाईं दीवार को छोड़ते हुए सीधा कंट्रोल कंसोल पर छलांग लगाई। विश्राम साधने के लिए जॉयस्टिक पकड़ ली। एक तेज सरसराहट के साथ मेरा तीर बिजली की तरह निकला और सीधे चमगादड़ के सिर को चीरता हुआ निकल गया। आखिरी चमगादड़ ने बचने की कोशिश की, पर मेरी बढ़ी हुई फुर्ती के आगे वो नाकाम रहा। मैंने तुरंत जॉयस्टिक घुमाया। मेरा दूसरा तीर तुरंत उसके सीने को चीरता हुआ उसे नीचे धुंध में गिरा गया। 10 सेकंड भी नहीं लगे और तीनों खत्म हो गए।
जियांग किंगशुए तो कुल्हाड़ी थामे दंग रह गई। इतनी जल्दी लड़ाई खत्म होते देख उसने मेरी तारीफ भी की। मैं कंट्रोल कंसोल से नीचे कूदा। क्रॉसबो चलाना आसान था और मेरे स्टैट्स भी मजबूत हो गए थे, पर असली इंतजार तो उन मॉन्स्टर्स के ड्रॉप्स का था। तभी सिस्टम ने सूचना दी। महाविस्फोट चालू हो चुका था। उन 3 सफेद मॉन्स्टर्स से लकड़ी और लोहा तो मिला ही, साथ में एक नीला दुर्लभ आइटम भी मिला, म्यूटेटेड पॉइजनस फैंग। अगर आम खिलाड़ी 10 मॉन्स्टर्स को मार भी दें तो भी उन्हें ऐसी चीज शायद ही मिले। इस म्यूटेटेड पॉइजनस फैंग में एक खास जहर था जिससे जहरीले हथियार या तीर के नुकीले सिरे बनाए जा सकते थे। मौजूदा लेवल पर खिलाड़ियों के लिए यह हमला करने की ताकत बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज है। 100 गुना ड्रॉप रेट ने एक बार फिर मामूली लूट को खजाना बना दिया। हवा में लड़ी गई यह पहली जंग एकदम सही रही। हम में से कोई भी घायल नहीं हुआ और केबल कार का आर्मर भी सिर्फ 3 पॉइंट कम हुआ, पर यह आंकड़ा मुझे सतर्क करने के लिए काफी था। एक टक्कर में ही 3 पॉइंट घट गए। अगर लगातार 10 हमले हुए तो सुरक्षा पूरी तरह खत्म हो सकती है। मैंने फिर से पब्लिक चैनल खोला। चैनल पर आ रहे संदेश पहले से भी ज्यादा निराशाजनक थे। पहली ही रात ने बता दिया कि इस ऊंचाई पर रहना कितना खतरनाक है। मैंने आंकड़े देखे। महज एक रात में सैकड़ों लोग उस कोहरे में खो गए और अब इस इलाके में सिर्फ 7,000 से कुछ ज्यादा लोग ही बचे हैं। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो ज्यादा देर तक सिमटकर सोने की वजह से मेरी गर्दन में दर्द हो रहा था। घड़ी में 6:30 बज रहे थे। ऐसे माहौल में 5 घंटे की चैन की नींद मिलना भी किसी लग्जरी से कम नहीं था। मैंने पीछे देखा। जियांग किंगशुए गहरी नींद में होकर भी सतर्क लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ जियांग के तकिए से गाल सटाए बड़े आराम से सो रही थी। दोनों का स्वभाव उनके सोने के अंदाज से ही साफ झलक रहा था। बचे हुए लोगों की संख्या घटकर 7,200 रह गई थी। एक दिन से भी कम में यहाँ 30% आबादी खत्म हो चुकी थी। कुछ लोग रात बीतने पर राहत महसूस कर रहे थे तो कुछ एकजुट होने की बात कर रहे थे, पर कई लोगों ने चेतावनी भी दी कि टीम बनाने के नाम पर साथियों को लूटा भी जा रहा है। सामान की भारी कमी में ये गठबंधन टिक नहीं पाएंगे। जब भूख हद से बढ़ जाएगी तब बड़े बड़े वादे भी पल भर में टूट जाएंगे। अगर सच में जिंदा रहना है तो ताकत और सही जानकारी होना जरूरी है। मैंने बिना समय गवाए डेली इंटेलिजेंस खोली, जहां 3 नई सुनहरी रिपोर्टें आ चुकी थीं। पहली रिपोर्ट एक खिलाड़ी के बारे में थी जो पागल होकर पेड़ के नीचे गिलहरी से बहस कर रहा था। यह सुनने में अजीब था, पर इसमें एक जरूरी जानकारी छिपी थी। जंगली पौधों और कवक में मानसिक जहर हो सकता है, इसलिए उन्हें खाना खतरनाक है। लेकिन असली घबराहट तो अगली 2 खबरों से हुई कि आगे 12 किलोमीटर पर हम एक पुराने अम्यूजमेंट पार्क के खंडहरों से गुजरेंगे। वहां फेरिस व्हील के पास एक कंट्रोल रूम है जहां एक कौनसे खजाना और एक दुर्लभ लकी व्हील छिपा है। पर सबसे खतरनाक बात तो आज रात 12 बजे की है। इस इलाके में पहला ट्रैक विलय होगा जहां 15 केबल कारें एक ही मोड़ पर आकर टकराएंगी। यह कोई मिलन नहीं बल्कि संसाधनों के लिए एक खूनी जंग होगी। लोग प्यासे और बेहाल हैं। ऐसे में 15 केबल कारों का एक साथ आना कई दर्जन लोगों को आमने सामने खड़ा कर देगा। जैसे ही कोई दूसरे के संसाधनों पर नजर डालेगा, संघर्ष बेकाबू हो जाएगा। कमजोरों के लिए ये मौत का जाल है, वहीं ताकतवर लोगों के लिए ये बढ़त बनाने का एक मौका। पटरियां मिलने में अभी 17 घंटे बाकी हैं। हमें पहले पार्क का खजाना हासिल कर अपनी ताकत बढ़ानी होगी। 12 किलोमीटर की दूरी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर पार्क काफी पेचीदा है और वहां राक्षस भी हो सकते हैं। इसलिए मैंने तुरंत तय किया कि हमें दूसरों से पहले ही मुख्य संसाधन हथियार लेने चाहिए। मैं उठा और केबिन का दरवाजा खटखटाकर उन दोनों बहनों से जल्दी उठने को कहा, क्योंकि आज हमारे पास एक बड़ा काम था। तभी पर्दा हटा और जियांग के आंखें मलते हुए बाहर निकली। वो अभी तक नींद में ही थी और मुर्गे की बातें बड़बड़ाते हुए सीधे मुझसे जा टकराई और मेरी बाह पकड़ ली। मैंने तुरंत उसका माथा थामा और उसे समझाया कि वह कोई खाना नहीं बल्कि एक जीता जागता इंसान है। तभी जियांग किंगशुए ने पर्दा हटाया और उसने देखा कि उसकी बहन अभी भी मेरी बाह पकड़े हुए है। वह झेंप गई और कहने लगी कि उसने अभी भुनी हुई मुर्गी का सपना देखा था। जियांग किंगशुए ने बेबसी से उसे देखा। इस हंसी मजाक के बाद केबिन का माहौल थोड़ा हल्का हुआ और मैंने उन्हें 12 किलोमीटर दूर स्थित खंडहरों के बारे में बताया। जियांग के ने खाने को देखते हुए फिर से जोखिम उठाने पर चिंता जताई, पर मैंने उसे बड़े धैर्य से समझाया। सिर्फ खाना काफी नहीं है, हमारे पास हथियार और मरम्मत के लिए लकड़ी और लोहा भी लगभग खत्म हो चुका है। मैंने खिड़की के बाहर पटरियों की ओर इशारा किया और बताया कि आज रात अलग अलग खिलाड़ियों की केबल कारें आपस में मिल सकती हैं। जब जियांग किंगशुए ने पूछा कि मुझे यह कैसे पता, तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि यह खेल के नियमों का हिस्सा है। कल रात ही कई खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं, जिससे पता चलता है कि मुकाबला तेज होने वाला है और चीजें अब और मुश्किल होंगी। खिलाड़ियों के बीच टकराव और संसाधनों की जंग इस खेल का हिस्सा है, इसलिए हमें सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहना होगा। जियांग किंगशुए को भी मेरी बात सही लगी। जहां बाकी लोग खाने के लिए लड़ रहे थे, मैं अगले कदम की तैयारी में था। उसने भी कोई सवाल नहीं किया और बस आज के बड़े मौके पर ध्यान देने को कहा। मैंने कंट्रोल संभाल लिया। केबल कार की गड़गड़ाहट के साथ हमारी रफ्तार बढ़ गई। हम सीधे 12 किलोमीटर दूर स्थित उस कार्निवल पार्क की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। 1 घंटे के बाद धुंध छुटते ही सामने का नजारा साफ हो गया। नीचे फैले हुए उस विशाल इलाके में जंग लगा हुआ फेरिस व्हील किसी लोहे के दानव की तरह खड़ा था।
आसपास रोलर कोस्टर और झूले भी दिखाई दे रहे थे। यही वो कार्निवल पार्क था जिसके बारे में मैंने सुना था, पर यहाँ का नजारा कल वाले स्टोर से कहीं ज्यादा खतरनाक था। यह जगह राक्षसों के छिपने के लिए एकदम सही थी। जियांग किंगशुए ने अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ ली और उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। तभी मैंने देखा कि दूसरी पटरियों पर 2-3 केबल कारें धीमी हो रही थीं। डिब्बों में लोगों की हलचल दिख रही थी। इसका मतलब हम यहाँ अकेले नहीं थे। अगर हमने देर की तो मुख्य इनाम कोई और ले जाएगा। तभी सिस्टम ने अलर्ट दिया कि हम बड़े रिसोर्स पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। क्या हमें आज का इकलौता उतरने का मौका इस्तेमाल करना चाहिए? मैंने बिना सोचे तुरंत केबल कार को एंकर पॉइंट पर फिक्स कर दिया और रस्सी नीचे लटका दी। फिर मैंने और जियांग किंगशुए ने अपना सामान संभाला ताकि हम पार्क के मुख्य इलाके पर कब्जा कर सकें। जियांग केके ने अपनी बहन का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। वह चाहती थी कि खतरे के वक्त हम तुरंत वापस लौट आएं। जियांग किंगशुए ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे केबल कार में ही रुकने को कहा। मैंने भी वादा किया कि जैसे ही हमें जरूरी सामान मिलेगा हम तुरंत वापस आ जाएंगे। मैं और जियांग किंगशुए रस्सी के सहारे जमीन पर उतर आए। हवा में नमी और सड़न की बदबू थी। उसने कुल्हाड़ी थामे हुए चारों तरफ देखते हुए पूछा कि पहले होटल देखें या स्टोर, पर मैंने मना कर दिया। बाहरी चीजों से ज्यादा जरूरी यहाँ के मुख्य इनाम हैं। मैंने उसे इशारा किया और हम सीधे फेरिस व्हील की तरफ बढ़ चले। पहले सबसे जरूरी चीजें हासिल करनी होंगी, फिर हम सामान जुटाने लौटेंगे। रास्ते में हमने कुछ लकड़ी, लोहा और पत्थर भी इकट्ठा कर लिए। कल रात केबल कार को नुकसान पहुंचा था, इसलिए कुछ सामान पास रखना जरूरी है। हम एक टूटे हुए फूड स्टॉल से गुजरे ही थे कि तभी रोलर कोस्टर के नीचे से चीखें सुनाई दी। 3 महिला खिलाड़ी कुत्तों से घिरी हुई थीं और उनकी हालत बहुत खराब थी। मैंने आवाज धीमी की और दूसरे रास्ते से निकलने ही वाला था, पर जियांग किंगशुए बिना रुके सीधे मेरी गो राउंड की तरफ बढ़ गई। जियांग केके अभी भी केबल कार में हमारा इंतजार कर रही थी। जियांग ने कहा कि फालतू की मदद करने से सिर्फ मुसीबत ही बढ़ेगी। इस बिखरती दुनिया में खुद को बचाना ही सबसे जरूरी है। उसकी इस सोच ने मेरे मन में उसके लिए इज्जत और बढ़ा दी। वो एक बेहतरीन साथी है, पर उसे देखते ही मुझे फिर से वही अजीब सी पहचान महसूस हुई, मानो मैं उसे पहले से जानता हूँ। पर मैं कुछ सोच ही पाता कि तभी 3 जंगली कुत्ते अचानक हम पर झपटे और जियांग किंगशुए ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी से वार किया। उसने 2 कुत्तों को ढेर कर दिया और मैंने रॉड से आखिरी वाले को मार गिराया। तीनों के मरते ही बिग ड्रॉप शुरू हुआ और हमें सामान मिल गया। मेरी गो राउंड पार करते ही सामने एक जंग लगा फेरिस व्हील दिखा। उसके नीचे कंट्रोल रूम के बंद दरवाजे से नीली रोशनी छनकर आ रही थी। मैंने जियांग की तरफ देखा और हम दोनों अंदर भागे। वहां कंसोल पर एक चमकता हुआ चेस्ट था और दूसरे कोने में एक रंगीन व्हील भी लगा था। किनारों पर रहस्यमयी निशान थे और सुई इनाम की ओर इशारा कर रही थी। कांसे का बक्सा और लकी व्हील सामने ही थे। मेरा 100 गुना लाभ अब काम आने वाला था। मैंने चेस्ट बैकपैक में रख ली, पर खोला नहीं। रोशनी चमकते ही राक्षस हमला कर सकते थे। जियांग भी मेरी इस बात से सहमत थी। केबल कार पर लौटकर हम इसे इत्मीनान से खोलेंगे, फिर उस लकी व्हील को देखेंगे। अगर मेरा 100 गुना लाभ काम कर गया तो खेल बदल जाएगा। मैंने अपनी उत्तेजना पर काबू पाया। जैसे ही मैंने व्हील पर हाथ बढ़ाया, वह रंगीन रोशनी नहीं चमकी जिसकी मुझे उम्मीद थी। इसके बजाय सिस्टम ने एक लाल चेतावनी दी कि इसे चलाने के लिए एक कूपन चाहिए। पर मेरे पास तो एक भी कूपन नहीं है। इतनी मेहनत से इस कंट्रोल रूम तक पहुंचे और अब कहा जा रहा है कि पहले कूपन ढूंढो। क्या यह मजाक है? कूपन ढूंढना इतना आसान नहीं था और हद तो तब हो गई जब कूपन लेकर लौटते वक्त उन्हीं 3 खिलाड़ियों ने मुझ पर पीछे से हमला कर दिया जिन्हें मैंने अभी बचाया था। वे मेरा सारा सामान छीनना चाहते थे। उस लाल चेतावनी को देखकर मेरी सारी उम्मीदें टूट गईं। इतनी मशक्कत के बाद भी यह चीज सीधे चालू नहीं हो सकती थी। जियांग बस चुपचाप देखती रही। सर्वाइवल गेम में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, ये बात मैं जानता था, पर सामने मौका होकर भी उसे ना पा पाना बहुत निराशाजनक था। मैंने अपने जज्बात संभाले और कंसोल चेक करने लगा। चूंकि सिस्टम ने ये व्हील रखा है तो सुराग भी यहीं कहीं होगा। सच में मुझे व्हील के नीचे धातु की एक तख्ती मिली जिस पर कुछ निर्देश लिखे थे। पार्क का सबसे बड़ा इनाम ऑफिस की तिजोरी में रखा गया है। ये ऑफिस पार्क के उत्तर पश्चिम कोने में एक डरावने किले जैसा दिखता है जिसे पहचानना आसान होगा। मैंने तुरंत जियांग को इशारा किया। इस इनाम के लिए एक और जोखिम उठाना बनता था। फिर हम कंट्रोल रूम से बाहर निकल गए। हम मलबे के किनारे से टाइगर रोड की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम उत्तर पश्चिम में गए, कोहरा घना होता गया और ठंडी हवाएं सरसराने लगी। पूरे इलाके में जैसे अनगिनत जासूसों की नजरें थीं, पर अभी हम दरवाजे तक पहुंचे भी नहीं थे कि अचानक तेज गर्जना और चीखें सुनाई देने लगी। मैंने फौरन जियांग किंगशुए का हाथ पकड़ा और एक पलटती हुई गाड़ी के पीछे छिप गया। वहीं से मैंने चौक का नजारा देखा। वहां 3 खिलाड़ी एक विशाल राक्षस के सामने मरने वाले थे। उसने फटा पुराना जोकर का लिबास पहना था। उसके 2 टेढ़े मेढ़े सिर और 4 हाथ थे। तभी सिस्टम की चेतावनी आई। ये एक नीला एलिट 2 सिरों वाला म्यूटेंट राक्षस था। उसकी रक्षा कवच बहुत मजबूत था और उसके हमलों का दायरा भी बड़ा था। आम खिलाड़ियों के लिए उससे लड़ना नामुमकिन था, पर उसकी ब्लू क्वालिटी देखते ही मेरी आंखें चमक उठीं। मेरे लिए तो ये एक चलता फिरता खजाना था और मैनेजर का ऑफिस ठीक उसी के पीछे की इमारत में था। इनाम पाने के लिए इस राक्षस को हराना ही होगा। 2 सिरों वाले उस जोकर से 2 मर्द और 1 औरत लड़ रहे थे। उनका लीडर टूटी ढाल के साथ संघर्ष कर रहा था, पर उसकी हालत बहुत खराब थी।
पर वे राक्षस की बाहरी परत तक नहीं भेद पा रहे थे। तभी उस जोकर ने अपनी चारों भुजाओं से लोहे की छड़ें बरसाईं और वो आदमी ढाल समेत दूर जा गिरा। वो मलबे के पास गिरा और उसकी लड़ने की हिम्मत टूट गई। बाकी दो भी एक कोने में फंस गए थे। तभी उस आदमी ने हमें देखा और मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसने वादा किया कि मिलकर लूट आधी आधी बांट लेंगे। उसके साथी भी हाँ में हाँ मिलाने लगे। जियांग किंगशुए ने मेरा फैसला पूछा, पर मैं बस मुस्कुरा दिया। बचाना ठीक है, पर सामान बांटना नामुमकिन। उन तीनों की बस अब हिम्मत नहीं बची थी। वैसे भी मुझे आगे बढ़ने के लिए इसे मारना ही था, इसलिए मैं ठेले के पीछे से खड़ा हो गया। मैंने साफ कह दिया कि आधा आधा बांटना ठीक नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या हम अकेले उस नीले मॉन्स्टर को हरा पाएंगे, पर मुझे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं थी। मैंने तुरंत अपनी शर्तें रख दी। पहली ये कि मदद के लिए एक अस्थायी टीम का समझौता करना होगा और अंदर के सारे संसाधनों पर पहला हक हमारा होगा। दूसरी शर्त थी कि एलिट मॉन्स्टर से मिलने वाले सामान पर भी हमारी ही पहली पसंद चलेगी। मैंने फैसला उन पर छोड़ दिया। शर्तें माननी है तो लड़ाई, वरना हम जा रहे हैं। ये सुनकर वो महिला खिलाड़ी भड़क गई। मैंने बस कंधे उचकाए और जाने लगा। तभी उस भारी भरकम आदमी ने अपने साथी को रोका, क्योंकि जोकर ने फिर से अपनी लोहे की छड़ें उठा ली थीं। अगर वे कुछ सेकंड भी और रुकते तो मारे जाते। जान के आगे सामान भी बेकार था, इसलिए उसने मजबूरी में मेरी सारी शर्तें मान ली और सिस्टम पर कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया। शर्तें बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैंने मांगी थी, कोई पेंच न हो। इसलिए सब कुछ ठीक से चेक करने के बाद मैंने स्वीकार पर क्लिक किया। कॉन्ट्रैक्ट लागू होते ही मैंने अपनी लोहे की छड़ कस ली और जियांग किंगशुए को मोर्चा संभालने का इशारा कर दिया। जियांग किंगशुए बिजली की तरह आगे बढ़ी। उसकी बैटल एक्स हवा को चीर रही थी। नए दुश्मन को देखते ही उस दो सिरों वाले जोकर ने दहाड़ मारी और अपनी चारों बाहों से लोहे की सलाखें उसकी तरफ दे मार दी। तभी अचानक उसकी छाती तेजी से फूलने लगी। अगले ही पल उस राक्षस के मुंह से गहरे लाल रंग की धुंध निकलने लगी। सिस्टम ने बताया कि वो रेज मोड में आ चुका है और उसने एसिडिक ब्लड मिस्ट छोड़ दी है। झांग फेंग और उसके साथी इस धुंध के बस किनारों से टकराए थे, फिर भी उनके कपड़े गलने लगे और उनकी रफ्तार कम हो गई। दर्द में डूबे झांग फेंग ने चेतावनी दी कि यह कोहरा शरीर को गला देगा और मूवमेंट धीमी कर देगा। पर जब वो खून की धुंध मुझ पर छाई तो मेरे स्टैट्स में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेवल 2 केबल कार की 35% रेजिस्टेंस ने इसके असर को कम कर दिया था। यह वो खौफनाक कोहरा था जिसने आम खिलाड़ियों को हिलने तक का मौका नहीं दिया। मेरे लिए तो बस एक बदबूदार गंध ही रह गई। जियांग किंगशुए ने भी अपनी ताकत के दम पर रफ्तार बनाए रखी। शुक्र है कि मैंने केबल कार पहले ही अपग्रेड कर ली थी, वरना इस हमले में हमें भारी कीमत चुकानी पड़ती। मैंने हमला करने में जल्दबाजी नहीं की। मैं बस उस दो सिर वाले जोकर की हर हरकत पर नजर रख रहा था ताकि उसके वार के बीच का सही समय पहचान सकूं। 2 बार देखने के बाद आखिरकार मुझे उसकी कमजोरी मिल गई। जब भी उसकी चारों सलाखें एक साथ नीचे गिरती थीं, वह करीब 3 सेकंड के लिए सुन्न पड़ जाता था। मैंने फौरन जियांग किंगशुए को इशारा किया कि वह वार झेलने के बाद बगल में हटकर सीधे उसके बाएं घुटने पर प्रहार करे। उसने बिना देर किए गिरती हुई सलाखों के ठीक बगल से निकलकर उसने अपनी बैटल एक्स से राक्षस की बाईं टांग पर जोरदार वार किया। उस भारी टक्कर से जोकर का सख्त जोड़ वहीं टूट गया और उसका विशाल शरीर अपना संतुलन खो बैठा और वह बाईं ओर धड़ाम से गिर पड़ा। जिस ताकतवर डिफेंस पर उसे घमंड था, वही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था। मैंने मौका देखते ही तेजी से आगे कदम बढ़ाया। मैंने दोनों हाथों से वार किया और जियांग किंगशुए ने भी हमला किया। इस दोहरे प्रहार ने उस ब्लू एलिट मॉन्स्टर को सीधे जमीन पर ढेर कर दिया। तभी सिस्टम का मैसेज आया। 2 सिर वाले जोकर की हार के साथ ही महाविस्फोट शुरू हो गया। देखते ही देखते जमीन पर 10 क्रिस्टल और सख्त लकड़ी के टुकड़े आ गिरे। साथ ही उच्च कैलोरी वाले मांस के 2 डिब्बे भी निकले। उन्हें देखकर झांग फेंग और उसके साथी दंग रह गए। इस दुनिया में तो साफ पानी और बिस्कुट भी मिलना मुश्किल है। ये डिब्बे न केवल भूख मिटाते बल्कि एक जबरदस्त दावत भी थे। उनकी आंखों में चमक आ गई और वो महिला तो आगे बढ़ने ही वाली थी, पर मैंने उन्हें करीब आने का मौका ही नहीं दिया। मैंने झटपट सारा लोहा, लकड़ी और मांस के डिब्बे अपने बैग में भर लिए। हमारे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इन चीजों पर पहला हक हमारा था। झांग फेंग खाली जमीन देखकर जल भुन गया, पर वो सिस्टम के नियम नहीं तोड़ सकता था। मैंने उन पर ध्यान दिए बिना जियांग किंगशुए को अंदर चलने का इशारा किया और वे तीनों अपना लालच दबाकर हमारे पीछे हो लिए। अंदर हर तरफ मॉन्स्टर का सामान और मकड़ी के जाले बिखरे थे। मैंने नक्शे के हिसाब से मैनेजर के दफ्तर की तलाश शुरू की और फालतू समय बर्बाद नहीं किया। मेरा सबसे जरूरी काम था लकी व्हील के लिए कूपन ढूंढना। हमें दफ्तर मिल ही गया। लोहे का दरवाजा धकेलते ही कोने में एक काली तिजोरी दिखाई दी जिसका ताला टूटा हुआ था। मैंने उसे आसानी से खोल दिया और अंदर सचमुच वो चमकता हुआ कूपन मौजूद था। मैंने फौरन उसे अपने बैग में रखा और आखिरकार मुझे चैन मिला। तिजोरी में बस कुछ सूखे बिस्कुट और जंग लगा लोहा पड़ा था। लकी व्हील कूपन के सामने इनकी कोई खास अहमियत नहीं थी। तभी झांग फेंग चापलूसी करने के इरादे से मेरे करीब आ गया। पहले उसने मेरी ताकत की तारीफ की, फिर मेरा नाम और हथियारों के बारे में पूछने लगा। फिर बातों का रुख बदलते हुए उसने खाने पीने के सामान के लिए टटोलना शुरू कर दिया।
मैंने बस उसे तिरछी नजर से देखा। मेरा मन सतर्क हो गया था। कहने को तो वह सहयोग की बात कर रहा था, पर उसकी नजरें मेरे बैग और हथियारों पर ही टिकी थीं। साफ था कि वह हमारी ताकत और सामान का अंदाजा लगा रहा है। मैंने रुखेपन से जवाब दिया कि इन सब में उसका कोई काम नहीं है। अभी मेरा मकसद किसी अनजान खिलाड़ी से उलझना नहीं, बल्कि लकी व्हील तक पहुंचना था। पर अगर किसी ने हमसे पंगा लेने की हिमाकत की तो मैं भी पीछे हटने वाला नहीं था। मैंने जियांग किंगशुए के कान में धीरे से कहा, इनके इरादे ठीक नहीं लग रहे, निकलते वक्त सावधान रहना। उसने बस सिर हिलाया। उसे भी कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। मैंने अपनी कुल्हाड़ी थामी और पीछे की हर हलचल पर नजर रखने लगा। समझौते के मुताबिक मैंने तिजोरी में बचा कबाड़ वहीं छोड़ दिया और जियांग किंगशुए के साथ मुड़कर वहां से निकल पड़ा। जो देना था मैंने पूरा दिया। उनका लालच मिटेगा या नहीं ये मेरी समस्या नहीं थी, पर जैसे ही हम आगे बढ़े, झांग फेंग और उसके साथी जमीन पर पड़े उस मामूली सामान और हमारे भारी भरकम बैग्स को जलन से देखने लगे। लालच ने उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। उस महिला प्लेयर को लग रहा था कि इतनी चोटें खाने के बाद उसे सिर्फ कबाड़ मिला है। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तभी झांग फेंग ने अपने साथियों को उतावला होने से रोका। उसकी सोच थी कि जियांग किंगशुए भले ही ताकतवर हो, पर मैं सिर्फ कमान संभालने वाला हूँ, इसलिए सीधे मुकाबले में कमजोर रहूंगा। अगर किसी सुनसान जगह पर मुझे काबू कर लिया जाए तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। और सबसे जरूरी बात यह थी, सारा कीमती सामान मेरे ही बैग में था। अगर जियांग किंगशुए मुझे छोड़ भी देती तो वे मेरा बैग छीनकर मोटा मुनाफा कमा सकते थे। बस इसी लालच ने उनकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। उन्हें लगा कि वे दबी आवाज में बात कर रहे हैं, पर मैं पहले से ही सतर्क था। पीछे कदमों की आहट तेज होने लगी थी और सामने एक संकरा गलियारा था जो टूटे फूटे मॉडल से भरा पड़ा था। वह हमला करने के लिए एकदम सही जगह थी। झांग फेंग बेफिक्र होने का नाटक कर रहा था। तभी उसने अचानक मुझे रुकने को कहा। मेरे कदम थम गए, पर मेरा शरीर हमले के लिए पूरी तरह तैयार था। तभी पीछे हवा में एक अचानक हलचल हुई। उसने अपना टूटा हुआ ढाल उठाया और पूरी ताकत से मेरे सिर के पिछले हिस्से पर वार किया। कोई आम खिलाड़ी होता तो अब तक ढेर हो चुका होता, पर मेरी एजिलिटी 17 और स्पिरिट 20 है। हवा का रुख बदलते ही मैं तुरंत एक तरफ लुढ़क गया और दीवार से सटकर बच निकला। भारी ढाल खाली जमीन पर जा टकराई। लकड़ी के टुकड़े हवा में उड़ गए और झांग फेंग अपना संतुलन भी खो बैठा। हमला नाकाम होते देख उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसने तुरंत अपने साथियों को मदद के लिए पुकारा। झाओजुन फावड़ा लेकर मेरी तरफ बढ़ा, पर जैसे ही मैं खड़ा हुआ मैंने अपनी लोहे की छड़ सीधे उसके टखने पर दे मारी। वह संभल नहीं पाया और तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। मैंने एक और जोरदार वार किया, जिससे झाओजुन 2 सेकंड के भीतर ही बेदम हो गया। इसी बीच आगे चल रही जियांग किंगशुए ने झांग फेंग की तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसकी बैटल एक्स हवा को चीरती हुई नीचे आई। झांग फेंग ने घबराकर अपना लकड़ी का ढाल उठाया, पर वह जियांग किंगशुए की ताकत के आगे टिक नहीं सका। एक तेज धमाके के साथ लकड़ी का ढाल टूटकर बिखर गया और झांग फेंग उस झटके से सीधा जमीन पर जा गिरा। अब उसके पास लड़ने की जरा भी हिम्मत नहीं बची थी। झांग फेंग की आंखों का लालच पल भर में खौफ में बदल गया। वह घुटनों के बल गिरकर गिड़गिड़ाने लगा और अपना सारा सामान देने का वादा करने लगा। बस हमें जाने देने की विनती करने लगा। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अगर हम मदद न करते तो वे कब के मारे जा चुके होते। फिर भी उन्होंने पीठ पीछे हमला करना चुना और हमारा सब कुछ छीनना चाहा। इस गलाकाट सर्वाइवल की दुनिया में दुश्मन पर रहम करना खुद को और साथियों को खतरे में डालना है। झांग फेंग ने एक बार धोखा दिया था तो वह दोबारा भी दे सकता था, इसलिए मैंने उसे खत्म करने का फैसला किया। बाजी पलटते देख बाकी बची महिला खिलाड़ी ने घबराकर अपने साथी का गिरा हुआ बैग उठाया और भागने की कोशिश करने लगी। मैंने उसका पीछा नहीं किया क्योंकि बाहर धुंध बहुत ज्यादा थी और उसके लिए जोखिम उठाना बेकार था। मैंने झांग फेंग का बैग उठाकर देखा, पर उसमें सिर्फ गंदा पानी और जंग लगे लोहे के टुकड़े थे। मैं सिर हिलाए बिना न रह सका। ये खुद कंगाल थे और फिर भी दूसरों को लूटने का सपना देख रहे थे। मेरे लिए यह बस एक सफाई थी, पर इसने एक बात साबित कर दी, इस दुनिया में अजनबियों के वादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर मैं सतर्क न होता तो शायद मैं ही वहां ढेर हो जाता। तभी जियांग किंगशुए कुल्हाड़ी लेकर मेरे पास आई। उसने सामान देखने के बजाय पहले मेरी चोट जांची। उसकी शांत आवाज में छिपी फिक्र सुनकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसे मामूली विरोधियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सही सलामत देखकर जियांग किंगशुए का तनाव कम हुआ। इस हमले के बाद हमारा तालमेल भी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गया था। अब हम एक दूसरे को बखूबी समझने लगे थे। मैंने गलियारे में वक्त बर्बाद होने के बजाय धूल झाड़ी और जियांग किंगशुए को फेरिस व्हील की तरफ चलने का इशारा किया। आखिरकार उस लकी व्हील का वक्त आ ही गया था। हम हमलावरों को पीछे छोड़ते हुए, इमारतों की ओट लेते हुए फेरिस व्हील के कंट्रोल रूम की ओर तेजी से बढ़े। मैं ये देखने के लिए बेताब था कि व्हील से क्या निकलेगा। जैसे ही मैंने इसे शुरू किया, मुझे सीधे रेड टियर का ग्रैंड प्राइज मिला, एक पिस्टल। तभी सिस्टम का अलर्ट भी गूंजा। मुझे पता था कि असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। मेरा नाम लिन युआन है। कंट्रोल रूम में पहुंचकर मैंने तुरंत कूपन निकाला और उसे स्लॉट में डाल दिया। तभी एक क्लिक की आवाज आई। वो धुंधला पहिया अचानक चमक उठा और उसकी नियॉन रोशनी ने अंधेरे कमरे को रोशन कर दिया। जियांग किंगशुए की आंखों में एक उम्मीद दिखी और सुई तेजी से घूमने लगी। सुई सफेद,
हरे और नीले हिस्सों से गुजरती हुई धीरे होने लगी। मुझे लगा वो नीले पर रुकेगी, पर तभी वो अचानक झटके से आगे बढ़ी और लाल जोन में जाकर अटक गई। तभी सिस्टम का मैसेज आया, रेड टियर ग्रैंड प्राइज। और देखते ही देखते एक काली सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, मैगजीन और गोलियां सीधे कंसोल पर आ गिरी। जियांग किंगशुए की आंखों में उस पिस्टल को देख हैरानी साफ झलक रही थी। इस दौर में जहां लोग डंडों और फावड़ों जैसे औजारों से लड़ रहे हों, एक असली बंदूक किसी के भी मन में दहशत पैदा करने के लिए काफी थी। चाहे म्यूटेंट हो या दुश्मन खिलाड़ी, पहली गोली चलते ही बाजी हमारे हाथ में होगी। यहाँ तक कि मजबूत नीले राक्षस भी गोलियों के वार को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। यह इनाम वाकई रेड टियर का था। मैंने आगे बढ़कर पिस्टल उठाई और मैगजीन चेक करने लगा। मैंने इसके वजन और ग्रिप को महसूस किया। गन हाथ में काफी मजबूत लग रही थी, पर फिर भी मुझे थोड़ी निराशा हुई। यह उतना खास नहीं था जितना मैंने सोचा था। जियांग किंगशुए ने मेरी उलझन भांप ली और पूछा कि पिस्टल मिलने के बाद भी मैं इतना सोच क्यों रहा हूँ। मैंने बताया कि शुरुआत में ये एक बड़ा हथियार तो है, पर लाल जोन का इनाम इससे कहीं बेहतर होगा। मुझे लगा था कि कुछ और भी शानदार मिलेगा, पर जियांग ने समझाया कि लकी व्हील के इनाम गेम की प्रोग्रेस से जुड़े होते हैं। अभी तो ज्यादातर खिलाड़ियों के पास बुनियादी हथियार तक नहीं है। अगर अभी लेजर गन जैसे हथियार मिल जाएं, तो इस सर्वाइवल गेम का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। जैसे जैसे वक्त बीतेगा, राक्षसों की ताकत और मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। लकी व्हील के इनाम भी शायद समय के साथ अपग्रेड होते रहेंगे। यानी ये पिस्टल भले ही साधारण लगे, पर स्टेज पर यह बेहतरीन लॉन्ग रेंज हथियारों में से एक है। उसकी बात सुनकर मैं शांत हो गया। मेरी 17 एजिलिटी और 20 स्पिरिट के साथ मेरा रिएक्शन टाइम और स्थिरता किसी भी आम इंसान से कहीं बेहतर है। बस थोड़ा अभ्यास चाहिए, फिर ये 15 गोलियां मुश्किल वक्त में मेरी जान बचाने वाली हैं। मैंने पिस्टल अपनी कमर पर बांध ली और मैगजीन बैग में रख ली। जैसे ही हम दोनों कंट्रोल रूम से बाहर निकले, मैंने देखा कि अम्यूजमेंट पार्क के ऊपर छाई धुंध अब मटमैली पीली हो चुकी थी। सूरज भी क्षितिज में डूबने ही वाला था और शाम ढल रही थी। इस धुंध का मतलब साफ था कि रात होने वाली है। इसलिए मैंने तुरंत जियांग को आगाह किया कि हमें अब तलाश बंद कर देनी चाहिए। हमें भारी सामान के साथ जल्द ही केबल कार तक पहुंचना था। जियांग किंगशुए भी बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हटने को मान गई और हम ब्रॉन्ज चेस्ट व मिलिट्री कैन लेकर तेजी से आगे बढ़े। सामान और पिस्टल हाथ में थे, इसलिए वहां रुकना जोखिम भरा था। आधे घंटे बाद हम आखिरकार एंकर पॉइंट पर पहुंचे और सब सुरक्षित होने की पुष्टि के बाद एक एक करके केबल के सहारे ऊपर लौट आए। जब तक डिब्बे का दरवाजा हमारे पीछे पूरी तरह बंद नहीं हो गया, मेरा तनाव कम नहीं हुआ था। पर जैसे ही दरवाजा खुला, एक नन्ही सी आकृति तेजी से हमारी तरफ लपकी। जियांग केके की आंखें लाल थीं। उसने जियांग किंगशुए की बाह को कसकर थाम लिया। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। हमारे जाते ही वो लगातार दरवाजे पर नजर टिकाए खड़ी थी और बाहर जितनी शांति होती, उसे उतना ही ज्यादा डर लगता। उसे डर था कि कहीं हम राक्षसों के हाथ ना आ जाएं या फिर कभी वापस न लौटें। जब उसने हमें आंखों के सामने सुरक्षित देखा, तो उसका सारा दबा हुआ दर्द आंसुओं में बह निकला और वो कांपने लगी। मैं डिब्बे के अंदर आया। वहां सब कुछ एकदम साफ सुथरा था। फर्श चमक रहा था और मेज पर गर्म पानी में भीगे तौलिए रखे थे। इस छोटे से डिब्बे को उसने बिल्कुल घर जैसा बना दिया था। मैंने तौलिए से पसीना और धूल पोंछ ली, जिससे मेरी थकान काफी कम हो गई। फिर मैंने जियांग केके के सिर को सहलाते हुए उसकी तारीफ की। मेरी तारीफ सुनकर केके की आंखों से आंसू गायब हो गए और वो मुस्कुरा उठी। मैंने बिना देर किए अपना बैग खोला और आज मिले मीट के कैन, हाई एनर्जी बिस्कुट और मजबूत लकड़ी सब मेज पर रख दिए। इन चीजों को देखकर केके की आंखें चमक उठी। जहां बाहर के प्लेयर्स को ढंग का खाना भी नहीं मिल रहा, हम यहाँ काफी समृद्ध थे। मैंने और जियांग किंगशुए ने पहले खाना खाना शुरू किया। सेटियाटी पॉइंट्स को फुल करने के लिए मैंने रिपेयर इंटरफेस खोला और उसमें लकड़ी व लोहे के टुकड़े डाले। हल्की ठक ठक की आवाज के साथ बीती रात ब्लड बैट से हुए डेंट ठीक हो गए और आर्मर फिर से 30 पॉइंट्स पर पहुंच गया। मैंने बचा हुआ सामान जियांग केके को दे दिया ताकि वो एमओ बनाती रहे। उसके मैकेनिकल टैलेंट से अब कम सामान और कम वक्त में चीजें बनने लगी, जिससे रिसोर्स भी काफी बचने लगे। इससे पहले कि बाहर अंधेरा छा जाता, 10 नए क्रॉसबो बोल्ट और 2 मैकेनिकल ट्रैप तैयार हो गए। हमने इन्हें छत और बाहरी दीवारों पर लगा दिया। अब हमारी सुरक्षा कल रात से कहीं ज्यादा मजबूत थी। रात होते ही तापमान गिरने लगा। मैंने मिलिट्री मीट कैन खोला, जिसकी खुशबू तुरंत केबल कार में फैल गई। जिस दुनिया में प्लेयर्स सूखी ब्रेड तक के लिए तरसते थे, यह मीट तो किसी लग्जरी से कम नहीं था। जियांग केके ने खुशबू पाते ही जी भरकर खाना शुरू किया और उसके गाल फूल गए। उसके होठों पर अभी भी तेल लगा था। उस पल मुझे लगा कि हम तीनों का साथ रहना कितना अच्छा है। तभी जियांग किंगशुए ने रुमाल से उसके होंठ पोंछ दिए। इस छोटी सी गर्माहट में उसकी सारी सख्ती गायब हो गई। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में अब भरोसा साफ झलक रहा था। जब हम इस दुनिया में आए थे, जियांग किंगशुए हमेशा खुद को और अपनी बहन को बचाने के लिए सतर्क रहती थी। पर अब केके को इतना सुकून से खाते देख उसे यकीन हो गया कि यह टीम भरोसेमंद है। हम मेज के पास बैठकर खाना बांट रहे थे और सामान समेट रहे थे। पेट भरने के बाद जियांग केके एक थकी हुई बिल्ली की तरह हमारे बीच ही सो गई। मैंने उसे कंबल ओढ़ा दिया। मैंने और जियांग किंगशुए ने एक दूसरे को देख मुस्कुराया, पर यह सुकून ज्यादा देर नहीं टिका। रात 8 बजे अचानक बाहर का तापमान गिरने लगा और अंधेरे में धातु के रगड़ने की डरावनी आवाज आने लगी।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य विशाल हाथ ट्रैक्स को जबरदस्ती मोड़ रहा हो। मैं तुरंत सतर्क होकर खिड़की के पास गया और कम रोशनी में देखने की कोशिश की। मैंने देखा कि सामने के स्टील ट्रैक्स मुड़ने लगे थे और एक अनजानी ताकत उन्हें खींचकर मुख्य ट्रैक की तरफ ला रही थी। डेली इंटेलिजेंस की वो चेतावनी सच साबित हो रही थी। मैंने तुरंत अपने हथियार और दरवाजों की सुरक्षा जांची और जियांग किंगशुए को जगाया। यह सिर्फ ट्रैक्स का मिलना नहीं था, असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। रात 10 बजे सिस्टम का अलर्ट गूंजा। रीजनल ट्रैक मर्जर पूरा हुआ। मुख्य ट्रैक पर अब 10 केबल कारें एक साथ आ चुकी थीं। नियम साफ था, अगर किसी ने मुख्य ट्रैक पर हमला किया तो उसकी केबल कार जब्त कर ली जाएगी। मैंने खिड़की से बाहर झांका। कोहरे में कुछ ही दूरी पर एक एक करके धुंधली बत्तियां जलने लगी थीं। 1, 2, 3 अलग अलग तरह की पूरे 9 केबल कारें जबरदस्ती एक ही लाइन में लाकर एक साथ आगे बढ़ाई जा रही थीं। इनमें से कुछ तो बिल्कुल पुराने लकड़ी के डिब्बों जैसी थीं, जिनके शीशे टूटे और बाहरी दीवारें दरारों से भरी थीं। वहीं कुछ अपग्रेड हो चुके थे, जिनकी बॉडी पर लोहे के कबाड़ की प्लेट्स लगी थीं। इन गाड़ियों की ताकत में इतना अंतर था कि इस मर्जर ने हालात को और भी अनिश्चित बना दिया था। मैंने तुरंत स्थिति का अंदाजा लगाया। यह सर्वाइवल गेम बिना किसी वजह के 10 गाड़ियों को एक साथ नहीं लाएगा। या तो आगे कोई इतना बड़ा मॉन्स्टर है जिसे हराने के लिए तालमेल चाहिए, या फिर संसाधनों की जंग शुरू होने वाली है ताकि सीमित इलाके में टीमें आपस में मुकाबला कर सकें। अगर सहयोग करना पड़ा तो मेरी हैवी क्रॉसबो और सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल के दम पर मैं हुक्म चला सकता था। लेकिन अगर नियमों ने छीन झपट की इजाजत दी, आसपास की उन 9 गाड़ियों के लोग किसी भी पल लुटेरे बन सकते थे, और मुझे डर था कि ऐसा ही होगा। मैंने जियांग किंगशुए को सतर्क रहने के लिए कहा और वो तुरंत दरवाजे के पास जा खड़ी हुई। वो शीशे से बाहर झांकने लगी। जियांग किंगशुए कंट्रोल पैनल के पास पहुंच गई। चेहरा पीला था पर उसके हाथ स्थिर थे। वो जानती थी कि अब उसे खुद ही मोर्चा संभालना होगा। जब हम बाहर जाते तो सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी पर होती। उसका डर देखकर मैंने बस हौसला देने के लिए उसके कंधे को थपथपाया। उधर मुख्य ट्रैक और करीब आता जा रहा था। 10 गाड़ियों के बीच का फासला सिमट रहा था। तभी जियांग किंगशुए ने मुझे चेताया कि बाकी खिलाड़ियों की हालत बहुत खराब है। मैंने ठीक वहीं देखा जहां उन डिब्बों में बस थके हारे चेहरे ही नजर आए। उनके कपड़े फटे थे और आंखें धसी हुई थीं। साफ दिख रहा था कि उनकी सेहत और भूख दोनों ही खतरे के निशान पर हैं। किसी गाड़ी में सिर्फ 2 लोग बचे थे तो कोई बिल्कुल अकेला था। कुछ लोग कोनों में दुबककर सहमे हुए थे, पर 2-3 केबल कारें हमारे जैसी ही लेवल 2 पर अपग्रेड हो चुकी थीं। उनका ढांचा मजबूत था और खिलाड़ी भी हथियारों से तैयार थे। वे खिलाड़ी कोई कमजोर नहीं थे। जियांग केके ने उन भूखे लोगों को देखा, फिर मेज पर रखे मीट के डिब्बों और मेरी तरफ देखते हुए उसकी आंखों में डर के साथ एक राहत भी दिखी। संघर्ष तो सबके लिए एक जैसा था, पर सही फैसलों और ताकत ने खिलाड़ियों के बीच एक बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी थी। तभी बाईं ओर की एक जर्जर केबल कार की खिड़की अचानक खुल गई। उसमें बैठे 2 कंकाल जैसे दिखने वाले आदमियों ने हमारी गाड़ी में बचे मांस की खुशबू सूंघ ली और उनकी आंखें लाल हो गईं। वे खिड़की पकड़कर गिड़गिड़ाने लगे कि उन्हें 2 दिन से कुछ नहीं मिला है। उन्होंने वादा किया कि अगर हमने बस एक निवाला दे दिया तो वे हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे। मैंने साफ कह दिया कि हमारा खाना खत्म हो चुका है, पर उनमें से एक ने हार नहीं मानी और खिड़की से अपना आधा शरीर बाहर निकाल लिया। वो रोते हुए मुझसे आधा बिस्कुट मांगने लगा, ये कहकर कि इससे उसकी जान बच जाएगी। मेरी भौहें तन गईं और मेरा हाथ चुपचाप पिस्तौल पर चला गया। बात खाने की नहीं थी, बल्कि बात ये थी कि अगर एक बार मैंने हाँ कह दी तो आसपास के सब लोग हमें घेर लेंगे। वैसे भी हमारा खाना हमने खतरों और लड़ाइयों से कमाया है। अजनबियों का ये इमोशनल दबाव मुझ पर काम नहीं करता। जैसे ही मैं उन्हें खिड़की बंद करने के लिए कहने वाला था, तभी दाहिनी तरफ के अंधेरे से एक चीख गूंजी, जिससे सारा सन्नाटा टूट गया। सबने पलट कर देखा कि लोहे की प्लेटों वाली एक लेवल 2 केबल कार से एक तीर निकलकर रात के अंधेरे को चीरता हुआ आया। वो तीर सीधे बगल की लेवल 1 लकड़ी वाली गाड़ी के पार निकल गया। जैसे ही हमला हुआ, पूरी गाड़ी में अफरा तफरी मच गई और खिलाड़ी दर्द से कराह उठा। हमला करने वाला एक तगड़ा आदमी था, जिसके हाथ में जंग लगी कुल्हाड़ी थी। वो दरवाजे के पीछे से चिल्लाकर धमका रहा था कि वे अपना सारा सामान और कंट्रोल उसे सौंप दें, वरना अगला तीर सिर्फ चेतावनी नहीं होगा। ट्रैक मर्जर के नियम अब अपने खूनी दांत दिखाने लगे थे। पहला तीर चलने के बाद जो व्यवस्था बनी हुई थी वो पल भर में ढह गई। उस आदमी ने फिर हमला किया और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कहीं हम भी अगला निशाना न बन जाएं, इसलिए मैं खिड़की से छिपकर उनके हथियारों का जायजा लेने लगा। उसकी मारक क्षमता किसी भी आम गाड़ी के लिए बड़ा खतरा थी। वो हट्टा कट्टा कुआंग दाओ वाकई बहुत ताकतवर था। उसके पास हथियार और कई साथी दोनों थे जो उसे एक मजबूत टीम बनाते थे। मैंने अपनी पिस्तौल को टटोला। अगर आमना सामना हुआ तो मैं उसे ढेर कर सकता था, पर मेरे पास सिर्फ 30 गोलियां बची थीं और हर एक कीमती थी। अगर काम ठंडे हथियारों या डिफेंस से हो सकता था तो मैं अपनी गोलियां बर्बाद नहीं करना चाहता था। कुआंग दाओ की हर हरकत पर नजर रखते हुए मैं कोई सुरक्षित रास्ता ढूंढ रहा था, और उसका वो पहला तीर बाकी खिलाड़ियों के मन से बचा कुचा डर भी खत्म कर चुका था। जब किसी ने नियम तोड़ ही दिए थे तो इस तंगहाली में लोगों की नीयत तेजी से बिगड़ने लगी। बाईं ओर की एक गाड़ी में 2 भूखे खिलाड़ी बासी रोटी के लिए आपस में ही भिड़ पड़े।
कल के साथी पल भर में दुश्मन बन गए थे। यह देख मैं और भी सतर्क हो गया। बेबसी इंसान के लालच और डर को बढ़ा देती है। यहाँ कमजोरी और झुकना कभी हमदर्दी नहीं दिलाता, बल्कि आपको शिकार बना देता है। सामान बचाना है तो ताकत दिखानी होगी। कुआंग दाओ ने 2 लेवल गाड़ियों को धमकाया, पर उसे बस सूखी रोटी के कुछ टुकड़े मिले। पर इतने से उसका काम नहीं चलने वाला था। वो लगातार तलाश कर रहा था और जल्द ही उसकी नजर बाकी टूटी गाड़ियों को छोड़कर हमारी सलामत लेवल 2 की केबल कार पर जा टिकी। हमारा आर्मर अभी अभी ठीक हुआ था। बाहरी दीवारें तो बिल्कुल ठीक थीं, पर दरवाजा खुलते ही मिलिट्री राशन की महक फैल गई। वो खुशबू सूंघते ही कुआंग दाओ की आंखों में साफ लालच आ गया और उसके साथी उसे इशारा करने लगे कि बाहर से गाड़ी सलामत लग रही है तो अंदर जरूर काफी सामान होगा। उसे पक्का यकीन था कि हम दोनों के अलावा कोई नहीं लड़ सकता और वो बस आसानी से सारा सामान लूट लेगा। मैंने कांच के पार उसे अपने सूखे होठ चाटते देखा। फिर उसने साथियों को हुक्म दिया और देखते ही देखते उसकी मॉडिफाइड क्रॉसबो घूमने लगी और आखिरकार उसने हमें निशाना बना ही लिया। धमाकों की गूंज के साथ 3 स्टील कोर तीर सीधे हमारी गाड़ी पर आए और उन जोरदार प्रहारों से पूरी केबल कार थर्रा उठी। शुक्र है कि लोहे की प्लेट्स ने वार झेल लिया, बस मामूली निशान पड़े। आर्मर 9 पॉइंट्स गिर गया, पर उसे देखकर मैं मुस्कुरा उठा, क्योंकि हर तीर सिर्फ 3 पॉइंट का नुकसान कर सकता था। यह हमला कल रात के खूनी चमगादड़ वाले हमले जैसा ही था। एक पूरी तरह ठीक गाड़ी कम से कम 10 वार झेल सकती है, लेकिन कुआंग दाओ ने बिना सोचे समझे अपनी जरूरत की सारी गोलियां बर्बाद कर दी थीं। दिखने में तो यह हमला बहुत भयानक लग रहा था, पर असल में वह अपनी जवाबी हमले की ताकत को खुद ही खत्म कर रहा था। जब उसके तीर खत्म हो जाएंगे तो उसकी केबल कार के पास सिर्फ नजदीकी लड़ाई के हथियार बचेंगे, जबकि आसपास के खिलाड़ी घात लगाकर बैठे थे, पर उसे अंजाम की कोई फिक्र नहीं थी। जियांग किंगशुए ने अपनी कुल्हाड़ी कसकर थामी और दरवाजे की रखवाली के लिए एक कदम आगे बढ़ गई। वह जानती थी कि इस वक्त घबराना नहीं है। वहीं जियांग केके ने भारी क्रॉसबो का कंट्रोलर मजबूती से पकड़ लिया था। हालांकि उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, पर उसका निशाना सीधे कुआंग दाओ की गाड़ी पर टिका था। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुरंत पलटवार करूं। मैंने उसका हाथ दबाकर उसे सब्र रखने को कहा, क्योंकि दोनों के बीच दूरी अभी काफी ज्यादा थी। अभी जवाबी हमला करना सिर्फ हमारे कीमती तीर बर्बाद करना होता। हालांकि हमारा गोला बारूद रिफिल हो गया था, पर उसे सबसे अहम मौके पर ही इस्तेमाल करना था। कुआंग दाओ को लग रहा था कि दूर से वार करने से कवच नहीं टूटेगा, इसलिए वह और करीब आएगा और जैसे ही वो हमारी रेंज में आएगा, बाजी हमारे हक में पलट जाएगी। जैसा कि उम्मीद थी, जब कुआंग दाओ ने देखा कि उसके तीर कवच नहीं तोड़ पाए तो उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने अपने साथियों को रस्सी और लकड़ी के तख्ते निकालने का हुक्म दिया। लोहे के पंजों वाली एक रस्सी हवा को चीरती हुई आई और कड़क की आवाज के साथ हमारी छत पर जाकर अटक गई। इसके तुरंत बाद सैकड़ों मीटर की ऊंचाई पर उन दोनों तेज रफ्तार केबल कारों के बीच एक संकरा लकड़ी का तख्ता बिछा दिया गया। नीचे सिर्फ गहरा काला कोहरा था। जहां जरा सा संतुलन बिगड़ने का मतलब था सीधे मौत। पर कुआंग दाओ बिना डरे अपना हथियार लेकर उस तख्ते पर चढ़ गया। वो धीरे धीरे हमारे दरवाजे की ओर बढ़ने लगा और चिल्लाने लगा कि मैं खुद ही दरवाजा खोल दूं, ताकि मैं खाना और गाड़ी का कंट्रोल उसके हवाले कर दूं। उसे पूरा यकीन था कि उसकी ताकत मुझे कुचलने के लिए काफी है और जैसे ही वो अंदर कदम रखेगा, पूरे हालात पर उसका कब्जा हो जाएगा। मैं खिड़की से कुआंग दाओ को पास आते देख रहा था। बिना किसी भाव के मैंने बंदूक थामी और जियांग किंगशुए को इशारा किया। वो तुरंत तैयार हो गई। मेरी चुप्पी देखकर उसे लगा कि मैं डर गया हूं, इसलिए उसके कदम और भी बेखौफ हो गए। पर उसे अंदाजा नहीं था कि लकड़ी का तख्ता बिछाते ही वो जाल में फंस चुका है। दूरी का फायदा खत्म हो चुका था और वो खुद चलकर जाल की तरफ आ रहा था। मैंने तुरंत बंदूक नहीं निकाली। इतने करीब के लिए जियांग किंगशुए की बैटल एक्सी काफी थी। कुआंग दाओ खुद को शिकारी समझ रहा था, पर उसने हमारा असली ट्रम्प कार्ड देखा ही नहीं था। तख्ता डगमगा रहा था और वो बस कुछ ही कदम दूर था। बाकी खिलाड़ी भी हमारे हारने का इंतजार कर रहे थे। मैंने धीरे से स्विच पकड़ा और जैसे ही कुआंग दाओ पायदान पर पहुंचने वाला था, मैं मुस्कुरा उठा। उसे लगा कि पुल बनाकर वो हमें घेर लेगा, पर उसने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। जब शिकार खुद दरवाजे तक आ जाए तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। जैसे ही वे 2 गुंडे मेरी केबल कार पर कूदे, मैंने 4 गोलियां चलाईं और सन्नाटा छा गया। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो मुझसे टकराए। वे आपस में ही लड़ने लगे। मदद मांगती उस लड़की की तरफ मैंने हाथ बढ़ाया। मेरा नाम लिन युआन है। कुआंग दाओ का एक हट्टा कट्टा साथी भी उसके साथ था। दोनों ने छलांग लगाई और दरवाजे के बाहर पायदान पर उतरे। नीचे गहरी धुंध थी और कान फटने वाली हवा चल रही थी, फिर भी वे बेखौफ थे। सर्वाइवल गेम से पहले भी कुआंग दाओ एक खतरनाक नाम था। इस बंजर जमीन पर आने के बाद तो उसे किसी बात का डर ही नहीं रहा। उसकी नजर में यह जगह किसी अखाड़े जैसी थी, जहां जिसकी ताकत वही सारा सामान लूट सकता है। उसने खिड़की से देखा कि डिब्बे में सिर्फ मैं और जियांग बहने हैं, इसीलिए उसने हमें आसानी से निशाना समझ लिया। उसे लगा मैं एक नौजवान हूं और ये लड़कियां तो बहुत कमजोर हैं, पर मेरी चपलता और मानसिक शक्ति ने उनकी हर हरकत को पहले ही भांप लिया था। उनका कूदना और संतुलन बनाना
जाना, सब कुछ मेरे अंदाजे में था। मैं बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। अगर मैं केबल कार के अंदर से हमला करता तो मुझे कीमती गोलियां और तीर बर्बाद करने पड़ते। इसलिए जैसे ही कुआंग दाओ ने तख्ता बिछाया, मैंने उनकी चाल को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला किया। उनके कदम पड़ते ही केबल कार हिली और उनका शरीर पीछे की ओर झुका। हालांकि यह मौका पल भर का था, पर मेरे लिए काफी था। जैसे ही कुआंग दाओ ने तलवार उठाई, मैंने झटके से दरवाजा खोल दिया। एक तेज आवाज हुई और सबसे आगे खड़ा उसका साथी स्थिति संभलने से पहले ही मेरी बंदूक की नली के सामने था। उसकी मुस्कान गायब हो गई और जैसे ही उसने कुआंग दाओ को आगाह करना चाहा, दो धमाके हुए और वो वहीं ढेर हो गया। उसका भारी शरीर पीछे की ओर गिर पड़ा, जिससे कुआंग दाओ भी टकराकर लगभग नीचे गिरने ही वाला था। उसने खुद को संभाला। अपने साथी को गिरते देख उसके चेहरे से सारा घमंड गायब हो गया और अब सिर्फ डर नजर आ रहा था। इस दौर में ज्यादातर खिलाड़ी अभी भी साधारण चीजों का ही इस्तेमाल कर रहे थे। उसे अंदाजा भी नहीं था कि मेरे पास खेल बदलने वाला ये तुरुप का पत्ता है। उसे समझ आ गया कि उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। उसकी नजरें घूमी, शायद वो बातों से वक्त निकालना चाहता था। जैसे ही उसने बोलना चाहा, मैंने फिर से ट्रिगर दबा दिया। दो धमाकों ने उसके कवच को झकझोर दिया और वो लड़खड़ा गया। उसकी तलवार भी हाथ से छूटकर नीचे धुंध में जा गिरी। उस कवच ने उसे थोड़ा तो बचा लिया, पर कुआंग दाओ की एड़ी किनारे से टकरा गई। उसने डरी हुई आंखों से मेरी तरफ देखा और अगले ही पल उसका संतुलन बिगड़ा और वो सीधे 100 मीटर नीचे जा गिरा। उन धमाकों ने अफरा तफरी मची केबल कारों में सन्नाटा फैला दिया और लोग वहीं ठिठक गए। हमलावर भी कोनों में दुबक गए। सब मेरी ओर देख रहे थे और डर से अपनी सांसें तक रोक ली थी। कुआंग दाओ की केबल कार में अभी उसका एक आखिरी साथी बचा था। अपने लीडर्स को देखते ही वो खौफ के मारे वहीं ढेर हो गया। उसके पैर कांप रहे थे और वो घबराकर पीछे हट रहा था। अब उसमें भागने तक की हिम्मत नहीं बची थी। इससे पहले कि मैं कुछ तय करता, जियांग किंगशुए ने अपनी कुल्हाड़ी कस ली। उसे कोई भी खतरा पीछे नहीं छोड़ना था और वो तुरंत तख्ते पर पैर रखकर बाहर झपटी। तेज हवाओं के बीच वो सामने वाली कार में कूद गई। जैसे ही उस खिलाड़ी ने उठने की कोशिश की, जियांग किंगशुए की कुल्हाड़ी उसके भागने के रास्ते में आ पड़ी। अचानक हमला होते देख वो ठीक से कुछ कर भी नहीं पाया और वहीं ढेर हो गया। ये सब बस चंद सेकंडों का खेल था। हमने कुआंग दाओ की टीम का पूरी तरह सफाया कर दिया था और वो भी बिना किसी ज्यादा बर्बादी के। मैंने सामने वाली कार में खड़ी जियांग किंगशुए को देखा। मुझे पहली बार लगा कि ये शांत दिखने वाली कॉलेज ब्यूटी मेरी सोच से कहीं ज्यादा निडर है। स्कूल में वो बहुत साधारण लगती थी, पर इस खेल में उसका अंदाज ही अलग था। बल्कि हालात को भांपकर कब रहम नहीं करना है, यह भी वो बखूबी जानती थी। ऐसे ही साथी ही इस बंजर दुनिया में टिक पाते हैं। सच तो यह है कि जब कुआंग दाओ ने तख्ते बिछाना शुरू किया था, तभी से मैंने सब कुछ प्लान कर लिया था। दो केबल कारों के बीच इतनी दूरी पर मुकाबला करना मुश्किल था। हवा और उनके कवच दोनों का सामना करना पड़ता, इसलिए उन्हें संकरे तख्तों पर खींचना ही सबसे सही था, ताकि मैं कम से कम नुकसान में ये जंग खत्म कर सकूं। कुआंग दाओ सिर्फ हथियारों की वजह से नहीं हारा था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसने मुझे कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। उसे लगा कि जवानी का मतलब कमजोरी है और लड़कियां कोई खतरा नहीं होती, पर वो ये नहीं जानता था कि दुश्मन को कम आंकना किसी हथियार की कमी से भी ज्यादा घातक होता है। अभी हुए उस पलटवार ने देखने वालों के मन में मेरा खौफ पैदा कर दिया था। मैं उन हिलते हुए तख्तों पर कदम रखते हुए धीरे धीरे कुआंग दाओ की दूसरी केबल कार की तरफ बढ़ा और अपनी बंदूक सीधे सामने ताने रखी। जैसे ही मेरी बंदूक की नाल ट्रैक के साथ बाकी डिब्बों की ओर घूमी, खिलाड़ी डरकर सिर झुकाकर छिपने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे आंखें मिला सके। मुझे तो उन्हें डराने के लिए कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब मेरा रुख साफ हो चुका था। यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई पास आने की हिम्मत न करे, मैंने जियांग किंगशुए से कहा कि वो लूट का सामान गिन ले और फिर फ्लाइंग हुक व तख्ते को हटा दे। सामान ढोने में ये तख्ते काम तो आते थे, पर दूसरे खिलाड़ी भी इनका गलत फायदा उठा सकते थे। मैं मदद के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी एक नन्हे हाथ ने मेरी कमीज का कोना पकड़ लिया। जियांग के न जाने कब कंट्रोल रूम से बाहर आ गई थी। उसका चेहरा पीला था और उंगलियां कांप रही थीं, पर उसने हिम्मत जुटाकर मदद के लिए पूछा। मैंने उसके बाल सहलाए और उसे वापस कंट्रोल रूम भेज दिया ताकि वो बाकी कारों पर नजर रख सके। मैंने उससे कहा, अगर किसी को तख्ता बिछाते या फ्लाइंग हुक का इस्तेमाल करते देखो तो फौरन मुझे और जियांग किंगशुए को खबर कर देना। केके ने गंभीरता से सिर हिलाया और वापस अपनी ड्यूटी पर तैनात हो गई। कुआंग दाओ के गिरोह ने पक्का दूसरे खिलाड़ियों को लूटा था। कार में खाना पानी और लकड़ी समेत काफी सामान पड़ा था। भले ही कोई कीमती चीज न थी, पर सामान इतना था कि हम काफी समय तक चल सकें। जियांग किंगशुए ने कुल्हाड़ी से रस्सियां काटकर तख्ते को नीचे धकेल दिया। दोनों कारों के बीच फिर से वही फासला आ गया। मैं वापस केबिन में आया और बाहर की बर्फीली हवा रोकने के लिए दरवाजा कसकर बंद कर दिया। जैसे ही मैंने चैट पैनल खोला, स्क्रीन पर बदलते आंकड़ों ने मुझे हैरान कर दिया। आधे घंटे में 7000 से ज्यादा खिलाड़ियों में से सिर्फ 5120 बचे थे। महज आधे घंटे में 2000 खिलाड़ी बाहर हो चुके थे और पब्लिक चैनल पर हंगामा मच गया था। लोग चिल्ला रहे थे कि ये खेल नहीं बल्कि सिस्टम की बिछाई हुई एक साजिश है। पर कोई रो रहा था कि उसका खाना छीन लिया गया, तो कोई अपना आखिरी बचा हुआ पानी भी खो चुका था। यहाँ तक कि भरोसेमंद साथियों ने भी ब्रेड के टुकड़ों के लिए धोखा दिया। जो लोग कल तक साथ चलने का वादा करते थे, वे भूख और डर के आगे अपने असली चेहरे दिखाने लगे।
इस बेतरतीब दुनिया में अब सिर्फ नैतिकता से काम नहीं चलने वाला था। अगर मुझे और जियांग किंगशुए को जिंदा रहना है तो हमें ताकतवर बनना होगा। मैं दूसरों की मदद तो कर सकता हूँ, पर अपनों की जान दांव पर लगाकर नहीं। मैंने खिड़की से बाहर ट्रैक को देखा। 10 केबल कारों में से अब 4 या तो ठप हो चुकी थीं या फिर बिना किसी ड्राइवर के खाली बह रही थीं। अब हमारे पास सिर्फ 6 केबल कारें बची हैं। सबसे आगे वाली हमारी पहली कार एक मजबूत लेवल 2 हेवी केबल कार है जो अब भी पूरी तरह सुरक्षित है। कार में सेमी ऑटोमेटिक हथियार और भारी क्रॉसबाउ होने की वजह से हमारा डिफेंस काफी मजबूत है। दूसरी कार तो एक बुरी तरह टूटी हुई लेवल 1 लकड़ी की कार है। इसके दरवाजे भी पूरी तरह बंद नहीं होते। अंदर सिर्फ 2 खिलाड़ी हैं जो मेरी नजर पड़ते ही कोने में दुबक गए। जब तक वे शांत हैं मुझे गोलियां बर्बाद करने की जरूरत नहीं। तीसरी कार लेवल 2 की है, लेकिन बाहर सिर्फ लोहे के कुछ कच्चे पटरे लगे हैं। इसके अंदर एक अकेला आदमी भाला लिए बैठा है जिसने हमले के वक्त बस दरवाजे के पीछे से सब देखा। न उसने मदद की और न ही उसने इस हमले का फायदा उठाने की कोशिश की। चौथी कार की हालत और भी खराब है। उसकी टूटी खिड़कियों से बर्फीली हवा अंदर आ रही है और वहां 3 लड़कियां सहमी बैठी हैं जिनके पास न हथियार है और न खाना। वे बस एक दूसरे से चिपक कर शरीर की गर्मी के सहारे टिके हैं। पांचवी कार में एक आदमी और औरत हैं। उसके हाथ में सड़ा हुआ ब्रेड है और महिला उससे थोड़ा हिस्सा मांगने की मिन्नतें कर रही है, लेकिन उसने उसकी बात मानने के बजाय उसे धक्का दे दिया और देखते ही देखते सारा खाना खा गया। छठी कार में साफ लग रहा था कि वहां कोई आपसी लड़ाई हुई है क्योंकि फर्श पर एक खिलाड़ी बेसुध पड़ा था। वहीं कोने में एक सुनहरे बालों वाली लड़की दुबकी हुई थी। पेट पर चोट और चेहरे पर पीलापन होने के बावजूद उसने अपनी कटार मजबूती से थाम रखी थी ताकि वह पूरी तरह सतर्क रह सके। मैंने राहत की सांस ली। लेवल 1 कारों पर बाहरी हथियार नहीं लग सकते, इसलिए हमला करने के लिए उन्हें करीब आना ही होगा। जियांग किंगशुए दरवाजे की हिफाजत कर लेगी। बस तीसरी कार का डर है जिसमें एक आदमी अकेला है। अगर उसने मुझसे भिड़ने की हिम्मत की तो उसका अंजाम भी कुआंग दाव से बेहतर नहीं होगा। तभी केके प्लास्टिक के कपों में गर्म पानी लेकर पास आई और बोली, लिन युआन भैया, दीदी थोड़ा गर्म पानी पी लो। मैंने पानी लिया और उसकी तारीफ की। सहमति मिलने के बाद उसकी आंखों में चमक आ गई और वो काफी रिलैक्स महसूस करने लगा। जियांग किंगशुए ने गर्म पानी का दूसरा कप पकड़ा हुआ था, पर खिड़की से बाहर उन महिलाओं को देखते हुए उसके चेहरे पर वही चिरपरिचित ठंडक थी। मैं जानता था कि वो अपने और अपनी बहन के बारे में सोच रहा था। अगर शुरुआत में हम न मिले होते तो शायद उनकी हालत बाहर के खिलाड़ियों से भी बदतर होती। तभी जियांग किंगशुए ने धीरे से कहा, मुझसे मिलना हमारे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं था। मैं एक पल के लिए सन्न रह गया और मुस्कुराकर बोला कि सहानुभूति हर किसी को नहीं बचा सकती। अभी तो बस अपने इस छोटे से आशियाने की रक्षा करना जरूरी है। यह सुनकर उसके गाल लाल हो गए और उसने घूरते हुए पूछा, हमारा छोटा सा घर क्या होता है? उसने मुझे आगाह किया कि आगे से ऐसी बातें न कहूं जिससे गलत फहमी हो। मैं सफाई देने ही वाला था, पर मेरी नजर पास रखी उस वज्र कुल्हाड़ी पर पड़ी और मैंने समझदारी दिखाते हुए बात वहीं खत्म कर दी। जियांग किंगशुए कोई मजाक नहीं थी। मजाक के बाद मैंने दोनों बहनों को फिर से याद दिलाया कि ट्रैक पर अभी भी 5 ऐसी केबल कारें हैं जिन्हें कोई न कोई चला रहा है, इसलिए हमें चौकस रहना होगा। और मेरी बात सही साबित हुई। जब किसी ने हमसे टकराने की हिम्मत नहीं की तो भूखे खिलाड़ियों का निशाना जल्द ही कमजोरों की तरफ मुड़ गया। सबसे पहले संघर्ष 5 नंबर कार में शुरू हुआ। वहां ब्रेड खा चुका वो आदमी अब भी संतुष्ट नहीं था। वह झुंझलाहट में इधर उधर टहलने लगा और आखिर में उसकी नजरें अपनी साथी पर टिक गईं। साफ था कि उसे लगने लगा था कि वो औरत बस उसके संसाधन बर्बाद कर रही है, इसलिए उसने उसे केबल कार से बाहर फेंकने का फैसला किया। वो आदमी झपट्टा मारकर महिला के कपड़े पकड़कर उसे खुले दरवाजे की तरफ घसीटने लगा, पर उस औरत ने दरवाजे को कसकर थाम लिया। वो बार बार वादा करती रही कि वो काम करेगी और सारा सामान भी दे देगी, लेकिन उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। उसने और जोर लगाकर उसकी उंगलियां छुड़ा दी, यह देखते ही कि उसे बाहर धकेला जाने वाला है। महिला के भीतर का आखिरी डर आखिरकार जीने की जिद ने उसके डर को तोड़ दिया। उसने गिड़गिड़ाना छोड़ दिया और झटके से उस आदमी को अपनी बाहों में जकड़ लिया। अगर वो उसे नहीं छोड़ेगा तो वो भी उसे साथ ले डूबेगी। ये सब इतना अचानक हुआ कि वो आदमी लड़खड़ा कर पीछे हटने लगा। तंग दरवाजे के पास दोनों में जबरदस्त खींचतान हो रही थी। इसी अफरा तफरी में उस आदमी का पैर फिसल गया, पर औरत ने उसे कसकर जकड़े रखा। बस अगले ही पल दोनों अपना संतुलन खोकर नीचे कोहरे की गहराइयों में जा गिरे। नंबर 5 की केबल कार भी अब पूरी तरह खाली और बेकाबू थी। उस सूनी कार को देखकर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। उस आदमी को लगा था कि खाना छीनकर और साथी को छोड़कर वो अकेले बच निकलेगा, पर उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी इसी हरकत ने उस औरत को आखिरी बार लड़ने पर मजबूर कर दिया। जो दूसरों को मौत की ओर धकेलते हैं वे खुद भी एक दिन उसी जाल में फंस जाते हैं। ठीक उसी समय तीसरी कार का वो अकेला आदमी भी अपनी चाल चलने लगा। जाहिर था कि उसने हालात को अच्छी तरह भांप लिया था। हमारी पहली कार के पास हथियार और भारी सामान था, तो उससे पंगा लेना बुद्धिमानी नहीं थी। इसलिए उसकी नजर दूसरी कार पर पड़ी, जहां सिर्फ 2 डरे हुए लोग मौजूद थे। उसने अपना ग्रैपलिंग हुक हवा में उछाला और लोहे का कांटा नंबर 2 की कार के किनारे पर मजबूती से जा चिपका।
भाले के साथ वो जैसे ही रस्सी पार करके वहां पहुंचा, कार में मौजूद दोनों लोग जान की भीख मांगने लगे। वे अपना सारा सामान देने को तैयार थे, बस जान बख्श दी जाए। पर उस आदमी को उनके वादों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। उसे पता था कि ऐसे लोगों को जिंदा छोड़ना अपने लिए ही खतरा होगा। उसने अपनी भाले की नोक से उन पर हमला किया और देखते ही देखते दोनों की हिम्मत जवाब दे गई। नंबर 2 कार में अब सन्नाटा था और उसने तुरंत वहां से कुछ बिस्कुट और थोड़ा पानी जैसे कुछ जरूरी सामान ढूंढ निकाल। भले ही यह ज्यादा नहीं था, पर इस पहली आसान जीत ने उसे और भी लालची बना दिया। अब उसकी नजरें किसी बड़े शिकार पर थीं। वह फौरन अपने अगले शिकार की तलाश करने लगा। नंबर 4 कार में मौजूद तीनों औरतों ने जब उसे आते देखा तो वे डर के मारे एक दूसरे को धक्का देने लगीं। हर कोई चाहता है कि उसका साथी आगे रहकर ढाल बने। खतरा आने से पहले ही सबका साथ छूटने लगता है, पर उस आदमी ने नंबर 4 की कार को नहीं चुना। भले ही वहां बिना साजो सामान वाली महिलाएं थीं, 3 लोग मिलकर मुकाबला कर सकते थे, जिससे उसके लिए मुसीबत हो सकती थी। इसके मुकाबले नंबर 6 की कार आसान लग रही थी, जहां सिर्फ एक घायल लड़की थी और मेरी नजरें उसी पर जमी थी। उसका नाम अन्ना था। पेट के घाव से खून तो रिस रहा था, पर चाकू थामे उसका हाथ बिल्कुल स्थिर था। जिस चीज ने मेरा ध्यान खींचा वो थी उसकी हथेली की वो रहस्यमयी चमक। पर उस आदमी को इस बारीक बात का अंदाजा भी नहीं था। उसने नंबर 2 से सामान समेटा और अपना हुक फिर से हवा में उछालकर नंबर 6 की कार के किनारे पर फंसा दिया। अपना भाला थामे वो डगमगाते हुए कनेक्शन को पार कर गया और अन्ना की कार के फुटबोर्ड पर जा उतरा। अन्ना कोने में सिर झुकाए बेसुध सी पड़ी थी, जैसे उसमें कोई हलचल ही न हो। ये देख वो और भी बेखौफ हो गया। उसने भाले से इशारा करते हुए सारा सामान मांगा, पर जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो कार के अंदर घुसने लगा। जैसे ही उसके पैर दरवाजे के अंदर पड़े, भाला चलाने की जगह उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। तभी अन्ना ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखों में अब कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक अजीब सी जिद थी। वो बेबस दिखना तो बस एक दिखावा था। उसने उसे इस तंग जगह के अंदर खींच लिया था। अपनी चोट की परवाह किए बिना अन्ना उस पर झपट पड़ी। वो आदमी हड़बड़ाकर पलटवार करने लगा, जिससे भाले की नोक अन्ना के कंधे पर जा लगी और वो लड़खड़ा गई। पर वो पीछे नहीं हटी। उसने अपनी चोट की परवाह किए बिना दुश्मन के करीब पहुंचने का जोखिम उठाया और अब उस लंबे भाले ने हमलावर के लिए ही मुसीबत खड़ी कर दी थी। उस तंग जगह में उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। अचानक एक चमक हुई और वो आदमी बस देखता रह गया, जैसे उसका शरीर ही जम गया हो। अन्ना जीत तो गई, पर उसकी चोटें अब और भी गंभीर थीं। वो केबल कार की दीवार से टिक कर बैठ गई। उसके कंधे और पेट में गहरा घाव था और चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। टूटे हुए दरवाजे से आती बर्फीली हवा बची कुची गर्माहट भी छीन रही थी। मुसीबत तब बढ़ गई जब नीचे कोहरे की गहराई से डरावनी दहाड़े सुनाई देने लगी। अन्ना की हालत देख कर लग रहा था कि बिना किसी हमले के भी उसका टिक पाना मुश्किल है, पर मैं उसकी इस हिम्मत की दाद देता हूँ। लेकिन मेरा उसे फौरन बचाने का कोई इरादा नहीं था। इस दुनिया में किसी अजनबी को बचाना मतलब अपने कीमती संसाधन जोखिम में डालना है। अगर अन्ना मेरे काम की न होती तो मैं सिर्फ हमदर्दी के लिए उसकी मदद नहीं करता। मैं जियांग किंगशुए और केके की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकता था। जैसे ही मैं अपनी नजरें हटाने लगा, तभी अन्ना ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर खिड़की के पास रेंगते हुए नंबर 1 कार की तरफ देखा। उसने टूटी फूटी चीनी भाषा में मदद की गुहार लगाई। वो कह रही थी कि वो खाना बना सकती है और लड़ाई में भी साथ देगी, बस उसे जिंदा रहने का एक मौका चाहिए। ये सुनकर केके ने अनजाने में ही कंट्रोल रूम से बाहर झांका। जियांग किंगशुए ने भी उस तरफ देखा, पर उसने मेरी जगह फैसला लेने की कोशिश नहीं की। वे दोनों जानती थीं कि किसी अनजान को बचाने का मतलब या तो नया खतरा है या फिर कोई अनपेक्षित मुसीबत। मैं उसकी विनती सुनकर भी नहीं पिघला, बल्कि मैंने तुरंत उसका स्टेटस पैनल चेक किया। वो रूस से थी और इस वक्त बेहद घायल होने के साथ साथ भूख और कमजोरी से जूझ रही थी। जैसे ही मैंने नीचे स्क्रॉल किया, मेरी नजरें स्क्रीन पर टिक गईं। उसकी काबिलियत थी डिवाइन हीलिंग टच, जो कि एक बेहद दुर्लभ क्षमता है। ये टैलेंट न सिर्फ चोटों को जल्दी ठीक कर सकता था, बल्कि लेवल बढ़ने पर नेगेटिव असर भी हटा देता। अब मैं समझ गया कि उसकी हथेलियों में वो रोशनी क्यों थी। इस दौर में एक हीलर का होना कितना बड़ा वरदान है, ये बताने की जरूरत नहीं। हम लड़ाई तो अच्छी कर सकते हैं, पर कोई गारंटी नहीं दे सकता कि हमें कभी चोट नहीं लगेगी। संकट के वक्त एक ही हीलर पूरी टीम की किस्मत बदल सकता है, और अन्ना में सिर्फ टैलेंट ही नहीं था। उस अकेले आदमी का सामना करते हुए उसने जो हिम्मत दिखाई वो भी कमाल की थी। ऐसा साथी कभी बोझ नहीं बनेगा। मैंने फिर से नंबर 6 की तरफ देखा और मन ही मन तय कर लिया, यह हीलर मेरी टीम का हिस्सा होगी।